उतार चढ़ाव के बीच शानदार रिकवरी के साथ दिन की ऊंचाइयों पर आखिरी 1.5 घंटे में प्रवेश करते हुए भारतीय बाजार बेहद एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन अब तक, और वैसा ही रहेगा आगे का 1.5 घंटा भी। बढ़िया एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जबरदस्त रिबाउंड आया है और इस बाउंस बैक में अब आपको क्या करना है, कहां से एक्शन आगे बनेगा, कौन से स्टॉक्स पर रखनी है नजर। आइए पूरे चीजों का करेंगे विश्लेषण। पहले तो बताएं सर, अच्छा दिन बन रहा है, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें यही दीप की उतार चढ़ाव के बीच बाजार लगभग 125 अंक ऊपर है। निफ्टी पर इस वक्त के 750 के बेहद करीब दिन की ऊंचाइयों पर। बैंक निफ्टी पर 700 पॉइंट ऊपर है, 45,600 के करीब पहुंचते हुए हम बैंक निफ्टी पर। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन भरपूर है। उससे पहले बता दूं कि रेलवे शेयर आज तेज रफ्तार में नजर आएंगे। चुनिंदा पीएसयू स्टॉक्स में है शानदार रिकवरी और फार्मा की सेहत है बेहतरीन। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेज गिरावट के बाद निचले स्तरों से आई है बेहतरीन रिकवरी। डाउ फ्यूचर्स सपाट है, हम वहाँ देख नहीं रहे। यूरोप के बाजारों में सुस्ती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय बाजार अपने ही दम पर, अपने ही पूरे संकेतों के हिसाब से आज निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाकर बेहतरीन मजबूती के साथ ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी लीडरशिप आपको मिल रही है आज निफ्टी बैंक से। ये आपके लिए अच्छी खासी 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है, जबकि अगर आप देखें तो निफ्टी में 0.5% की तेजी है। एक और संकेत बताएं उससे पहले एक बात और बताना चाहता हूं। बढ़ने और घटने वाले शेयरों की संख्या अगर आप दिखा सकें दिन के दौरान किस तरह से तस्वीर बदली है। बीएसई पर 1725 शेयर मजबूत है, 2300 शेयर हैं कमज़ोर। अगर इसका एक वो चार्ट बता पाएँ कि कब कितने कैसे तस्वीर बदलती, कैसे धीरे धीरे इन दोनों का जो गैप है किस तरह से कम होता दिख रहा है। एनएससी पर 1000 शेयर मजबूत है, 1275 शेयर कमज़ोर है। अभी भी ऑफकोर्स कमज़ोर शेयरों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन रिकवरी भी काफ़ी बेहतरीन है। मिड कैप इंडेक्स देखिए 900 पॉइंट घटने के बाद अब हरे निशान में आपको दिखेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स 2% से ज़्यादा टूटने के बाद अब आपको हरे निशान में लौटने की कोशिश करते हुए दिखेगा। तो आज दोनों ही इंडेक्स ने बड़ा गोता लगाकर रिकवरी के बाद फिर से धुलाई के बाद फिर से शानदार रिकवरी। तो उतार चढ़ाव के बीच डायरेक्शन क्लियर है आज के बाजार का, और वो है बाय ऑन डिप्स। गिरावट में करें खरीदारी, ये आपको बाजार साफ साफ दिखा रहा है। सुबह अच्छी मूव पकड़ी थी सर, जो आप बात कर रहे थे। मेरे को एक्चुअली बैंक निफ्टी पर आपकी सलाह लेनी कि अब क्या करना है। सबसे पहले एक बार दिखा देते हैं सुबह आपको बैंक निफ्टी पर क्या कहा था, मूव पकड़े। एक बार पहले सीमेंस के नंबर्स आ गए। बिल्कुल नंबर्स मैं जस्ट अनुमान लाने की कोशिश कर रहा हूँ इस समय। नंबर से मुनाफा 505 करोड़ का आता हुआ दिखाए। हमारा अनुमान था 470 करोड़ का, तो कंसोलिडेटेड मुनाफा उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर आपको दिखेगा। आय का आंकड़ा है 4,826 करोड़ का, हमारा अनुमान था 4,750 करोड़ का। तो पहली नज़र में मुनाफे और आय का आंकड़ा थोड़ा सा उम्मीद से दिख रहा है बेहतर, और मार्केट में आप स्टॉक को देख रहे हैं उम्मीद से कहीं बेहतर करते हुए। 6% मजबूत है सीमेंस का स्टॉक। कुणाल जी वैसे क्लोजिंग शो में कभी लेट से आते नहीं है, आज भी नहीं आए होंगे। कुणाल जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंची, जल्दी से चार्ट्स पर एक नज़र डालिए। अन्य आय का आंकड़ा 102 करोड़ से बढ़कर 164 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा और मार्जिन आपके सामने आने की तैयारी में उससे पहले आ चुके हैं कुणाल जी आपको लेवल्स देने के लिए। कुणाल जी जल्दी से बताएं। अनिल जी देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है, स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चले, और ऊपर के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिलेंगे, तो मेरी इसमें होल्ड करने की राय है। एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, होल्ड करें फिलहाल, और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कितने ऊपर के लेवल्स, मतलब कितने हैं ऊपर? 5,000 भी हो जाता है ये कभी कभी। अनिल जी देखिए, इसमें मेरी फिलहाल इन स्तरों पर नई खरीदारी की राय नहीं है। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, और जिस प्रकार का मोमेंटम चल रहा है मुझे लगता है अनिल जी और भी यहां से भी आपको 5% की तेजी देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल होल्ड करने की राय है फिलहाल। कल कामकाजी मुनाफा आता हुआ दिख रहा है आपके लिए 599 करोड़ का आंकड़ा से घटकर 596 करोड़ का आया। हमारा अनुमान कितना था? इसी के आसपास थोड़ा एबिटा उतना खास नहीं है, और थोड़ा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर आपको दिखा है सर। 15% से 12.5% आए यहाँ पर। थोड़ा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है, बट रेवेन्यू और मुनाफा दोनों ही आपका अनुमान से बेहतर आते हुए दिखा है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको इन नतीजे। मार्जिन ठीक है दीप, 12.3% मार्जिन की उम्मीद थी, 15%, 12.9% तो बढ़िया माने जाएंगे। अनुमान से और 585 करोड़ के हमारे एबिटा की उम्मीद थी,
599 करोड़, तो ठीक है मेरे ख्याल से उम्मीद से बेहतर ही नतीजे। जो 4% स्टॉक जो मजबूत है वो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर्स उम्मीद से बेहतर, हल्के से बेहतर नजर आ रहे हैं ये आपके लिए। अब आइए बढ़ते हैं बाजार पर। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे जी। हाँ, बैंक्स पर बात करनी थी, क्योंकि सुबह आपने बैंक्स की बात करी थी और आपने कहा था कि जो पहले गिरा है वही पहले रिकवर होगा। अच्छी मूव पकड़ी है, उसी पर आपसे नहीं, वो मुंह पकड़े उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ दीप, बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल के आसपास पहुंचा है। और ये क्या है मैं पहले जल्दी से बता दूं। अभी आप चल रहे हैं 45,730-35 के आसपास, कल का हाई 45,748 का है। और दीप ये आज का स्टॉप लॉस है। इंट्राडे वाला स्टॉप लॉस आपको याद होगा, मैंने आज बहुत छोटा दिया था 45,050 का। मैंने कहा आज लंबी रिस्क नहीं रखनी। बैंक निफ्टी घूमेगा, पहले घूमेगा और घूमने के सारे संकेत है, करेक्ट। और आज मैं 5 संकेत पॉजिटिव देना चाहता था। मैंने कहा एफएनओ संकेत पॉजिटिव दिए, इवन एफआईएस के संकेत पॉजिटिव, लेकिन थोड़ी शर्म आ रही थी। इतने सारे पॉजिटिव दूंगा, लोग कहेंगे कल ही तो इतनी धुलाई हुई है। तो आज देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट उसी तरह से जा रहा है। कल का हाई है 45,748, 45,750 राउंड फिगर में समझ लीजिए। ये आखिरी बाधा में आप घुस रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 45,750 से लेकर 45,825, ये आखिरी बात। अगर 45,825 पार करके टिककर आप बंद हो गए तो आपका बैंक निफ्टी का सारा करेक्शन पूरा। फिर मुझे है ना 46,200 का भी इंतजार नहीं करना, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट 46,200 के ऊपर है। लेकिन ये इस लेवल की इंपॉर्टेंस है कि आप खतरे से बाहर निकल जाएंगे। क्यों? पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन का हाईएस्ट क्लोजिंग आपको 2 बार मिला है, 45,825, 45,818। यानी कि आप वहां जाकर अटक रहे हैं। तो अगर 45,825 के ऊपर आप क्लोज हो जाते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरी राय इस वक्त थोड़ी सी अलग है। वो क्या? 45,700 से 45,850 की रेंज में थोड़ा सा बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाइए। अगर 3:30 बजे हमें ये लगता है या 2:30 बजे हमें लगता है, जब मैं डेटा देखूंगा कि नहीं ये तो आज 45,825 के ऊपर बंद होने को तैयार हो रहा है, हम फ्रेश खरीदारी तब कर लेंगे। अच्छा, अदरवाइज नीचे से आपको 1000 पॉइंट की रिकवरी मिली, कम नहीं होती भाई साहब। आप देखिए बैंक निफ्टी गुरुवार 806 पॉइंट नीचे, शुक्रवार 622 पॉइंट ऊपर, सोमवार 762 पॉइंट नीचे, मंगलवार यानी कि आज 800 पॉइंट ऊपर। ये कौन बर्दाश्त कर सकता है? एक दिन 800 ऊपर, एक दिन 800 नीचे। आपकी हमारी ताकत है क्या? किसी की नहीं है। चौथा दिन हो रहा है सर, चौथा दिन है। सो इस लेवल पर बैंक निफ्टी हम खरीदेंगे नहीं। ये लेवल पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक है, हम तब खरीदेंगे फ्रेश, या तो नीचे अच्छे लेवल पे आ जाने दिए, नहीं तो 825 850 के ऊपर बंद देने का संकेत देगा तो हम तब और खरीद के जाएंगे। बहुत क्लियर हूँ मैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 21,750 के आसपास हम हैं अभी। अभी भी थोड़ा सा निफ्टी में जगह है। 775 800 के वहीं से थोड़ी सी निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग की जगह शुरू होती है, तो थोड़ा और आ जाने दीजिए ऊपर। निफ्टी में अभी 50 पॉइंट की जगह है बनती, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 800 850 की रेंज में। फिलहाल एंजॉय कीजिए। सुबह किसी को उम्मीद नहीं थी इतना बढ़ेगा, करेक्ट। इतना जब बढ़ा है तो अब यहाँ पे और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, थोड़ा हल्का भी होता रहिए, तभी अगर नीचे आए तो वापस मौका मिलेगा आपको। दूसरी बात, बैंक निफ्टी की लीडरशिप पीछे पीएसयू से आएगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर एग्जैक्टली वैसा होता दिखा है। रेलवे आपके चल गए, पावर पीएसयू थोड़े थोड़े आपके एक्शन में आ रहे हैं। सो दोनों तरह सेलेक्टिवली, लेकिन फिर यही बात कहूँ, जितना कॉन्फिडेंटली सुबह हम रिकवरी की बात कर रहे हैं, उतना ही यहाँ पर मैं आपको थोड़ा अलर्ट भी रखूंगा। ऊपर के लेवल पे मत फंसीगा, आराम से मौका देता है तब लीजिए। ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पे अगर आप नीचे में ले रहे हैं, प्रॉफिट बुक करते रहिए। सिंगल्स डबल्स का मार्केट है, जो कि छक्के वाला नहीं है। बस ठीक है, गॉट इट। एंड ऑफ कोर्स सुबह आपको एकदम सटीक सलाह दे दी थी अनिल जी ने। आज सुबह मार्केट खुलने से पहले ही हम जब बात कर रहे थे मॉर्निंग स्ट्रैटेजी में, सर ने कहा था रिकवरी बैंक निफ्टी लाएगा और बढ़िया लाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सबसे पहले करेक्शन पूरा कौन करेगा? बैंक्स। और बैंक्स किसी भी वक्त करेक्शन पूरा करने को तैयार है। आई थिंक बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, जैसे लगातार कर रहा हूँ। कंफर्ट नहीं, ये नहीं करना है, नहीं लेना है, बिल्कुल है ना। इवन पॉलिसी के दिन भी हमने कहा कि नहीं, मज़ा नहीं है बैंक निफ्टी में, वहाँ से भी चाल बिगड़ी हुई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड होता दिख रहा है, और जब एक साथ सारी बुरी खबरें आए तभी बॉटम बनता है। हाँ, बॉटम बना और वहाँ से बढ़िया रिकवरी भी आई। बट जैसा आप अनिल जी कह रहे हैं, इन लेवल्स पर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, थोड़ा इंतजार करिए। और अगर और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस करता है, उसके बाद आपके लिए और पॉजिटिव व्यू बनता है बैंक निफ्टी पर। आइए बात करते हैं स्टॉक्स पर, नतीजों पर और साथ ही आने वाले दिन के इवेंट्स पर भी। आशीष और नुपुर दोनों हैं हमारे साथ तैयार। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, नतीजों की लंबी लिस्ट है। अब हिंडाल्को के तो आगे आयशर मोटर्स का इंतजार है निफ्टी में।
वायदा बाजार में BHEL, बॉश, दीपक नाइट्रेट, गुजरात गैस, IRCTC, नाल्को, लंबी लिस्ट यहाँ पर भी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास अगर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के राइट्स इशू हैं तो इसमें आवेदन करने का आखिरी दिन है, तो यहाँ पर फोकस करेंगे। साथ में आप देखें तो IPO आज बंद हो रहा है एंटेरो हेल्थ केयर सोल्यूशंस का, जहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि साइज़ है 1600 करोड़ की और इसमें OFS है 600 करोड़ का। प्राइस बैंड है 1195 से लेके 1258 रुपए का। कल के लिए भी अगर आप देखें तो ढेर सारा काम करना है, क्योंकि WPI के आंकड़े आएंगे जनवरी महीने के। निफ्टी में आप देखें M&M के रिजल्ट आएंगे और वायदा बाजार में ABFRL, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, ग्लेनमार्क, इप्का लैब, मुथूट फाइनेंस, NMDC और सन टीवी के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद। भारत बिजली बोर्ड मीटिंग होगी स्टॉक स्प्लिट के ऊपर विचार करने के लिए, और कॉन्कॉर्ड बायोटेक यहाँ पर आप देखिए 60% का जो लॉक इन है ये खत्म होगा। ढेर सारी लिस्टिंग है, 3 लिस्टिंग है आपको बताता हूँ। राशि पेरिफेरल्स है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनकी लिस्टिंग होगी। एक्स डेट है, स्टॉक में आपको एक्शन देखने को मिल सकता है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, जहां पर डिविडेंड है टोटल 200 रुपए का, जिसमें 150 रुपए का स्पेशल डिविडेंड है और 50 रुपए का इंटरिम डिविडेंड है। फोर्स मोटर्स, इसकी लिस्टिंग होगी NSE में। इससे पहले अगर आप देखें तो केवल BSE में लिस्टेड है। और ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो UK CPI और PPI के आंकड़े आएंगे, और यूरोप में अगर आप देखें तो Q4 GDP और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा दिसंबर महीने का वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। थर्सडे की बात करें तो रिजल्ट्स में ईपैक ड्यूरेबल, आर्ट सिस्टम इंटरनेशनल, इसके रिजल्ट आएंगे। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, यहाँ पर आप देखिए ओपन ऑफर जो है निरमा की तरफ से जो आएगा वो खुला रहेगा, और 631 रुपये 20 पैसे का जो ऑफर प्राइस है। स्टॉक्स में एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। पार ग्रिड में डिविडेंड है इंटरम 4.5 रुपये का, और KPI ग्रीन एनर्जी यहाँ पर देखिए 2 पे 1 का बोनस इशू है, इसका एडजस्टमेंट भी आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। विबोर स्टील, इसका जो IPO खुला है ये बंद होगा। और साथ में देखें तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 3rd टेस्ट टू बिगिन ये है राजकोट में। और ग्लोबल मार्केट्स में आप देखिए यहाँ पर भी आपको एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि UK के GDP आंकड़े आएंगे दिसंबर महीने के। ओके, राजकोट में कब से शुरू हो रहा है सर? ये हो रहा है 15 तारीख से, 15 से 19 में। महीना कौन सा? ये अभी अच्छा तो मैंने आसान क्वेश्चन पूछा। अब क्रिकेट ट्रैक करते हैं? सर नहीं। पहले से ही नहीं बोल दिया। वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था पिछला? सर ये तो इंडिया में ही हुआ था तो ना। ट्रैक तो करते हो? तो हम मतलब शुरुआत के KG नर्सरी वाले सवालों से शुरू कर रहे हैं आशीष का, बाद में क्योंकि कुशल तो पूरे हफ्ते छुट्टी पे है ना। कुशल छुट्टी। हाँ, तो करना तो आप ही को पड़ेगा। आइए खबरों वाली शेयर बताइए। बिल्कुल सर, खबरों में सबसे पहले हिंडाल्को नतीजे आते हुए दिखे हैं। बिल्कुल अनुमान के मुताबिक आपको नतीजे दिखेंगे। कंपनी की आय देखें तो 52,808 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है, बिल्कुल अनुमान मुताबिक। और मार्जिन भी 10% के मार्जिन का अनुमान, 11% के मार्जिन का अनुमान था, 11% के आसपास ही आते हुए नजर आए। KIOCL के भी आए हैं नतीजे, जहां घाटे से मुनाफे में आपको कंपनी आती हुई दिखी है। 34 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बार करीबन 40 करोड़ का मुनाफा आते हुए नजर आया। बोरोसिल लिमिटेड भी आज फोकस में, यहाँ पर भी मुनाफा देखे तो 16 करोड़ से बढ़ के 37 करोड़ पहुंचता हुआ दिख रहा है, और आय भी देखे तो 207 करोड़ से बढ़ के 302 करोड़ पहुंचती हुई नजर आई है। खबरों में L&T आज फोकस में, क्योंकि कंपनी को करीबन 1000 से 2500 करोड़ तक का ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। मिडिल ईस्ट से हाइड्रोकार्बन कारोबार से जुड़ा ये ऑर्डर है। टाटा मोटर्स की तरफ से एक बड़ी खबर है, जहाँ पे टाटा नेक्सॉन EV और टियागो EV की जो कीमतें उसमें कटौती करने वाली है कंपनी। नेक्सॉन EV की कीमतों में करीबन 1.25 लाख रुपए की कटौती की जाएगी, और टियागो EV की बात करें तो यहाँ पे 70,000 से जो है दाम घटाए जाएंगे। रेट गेन, यहाँ पे होटल की से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता बढ़ाने के लिए ये ऑर्डर दिया गया है। सूर्य रोशनी पर भी फोकस है, कंपनी को करीबन 95 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है, और पाइप की सप्लाई के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। HPL इलेक्ट्रिक, यहाँ पे भी कंपनी को करीबन 180 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, स्मार्ट मीटर की सप्लाई के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। JSW स्टील भी आज फोकस में, क्योंकि कंपनी ने JFE स्टील के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है, जहां पे भारत में इलेक्ट्रिकल स्टील उत्पादन के लिए करार को किया गया है। इस JV में ये जो पूरी JV होगी ये करीबन 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, और JSW स्टील इसमें 50% की हिस्सेदारी होल्ड करने वाला है। ब्लॉक डील में हिंडाल्को करीबन 30 लाख शेयर्स के सौदे हुए सुबह से। NHPC यहाँ पे देखें तो 1 करोड़ शेयर्स, और नायका में भी 10 लाख शेयर्स के सौदे होते हुए नजर आए हैं। ओके, तो यह है आपके लिए खबरों वाले शेयर जिन पर है आज भरपूर एक्शन। आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। वक्त है नितिन जी से मुलाकात करने का। एक मिनट, ओह पैनल अभी तैयार हो रहा है, अभी तक तो हाथ रगड़ के मतलब
कुणाल जी, टेम्परेचर घट गया है दिल्ली में और 8-10 डिग्री आज? नहीं अनिल जी, टेम्परेचर तो अनिल जी कुछ सुधार है टेम्परेचर में। हाँ। लेकिन अनिल जी आपने कहा कि तैयार हो गया पैनल, तो अनिल जी इसलिए मैं भी तैयारी कर रहा था। ओके। तो अनिल जी इसीलिए हाथ मल करके थोड़ी। और टेम्परेचर के साथ साथ बंसल जी में सुधार के कोई संकेत? अनिल जी उनमें कोई सुधार नहीं है अनिल जी, वो हाथ मलते रह गए अनिल जी, तो उनमें अनिल जी कोई सुधार नहीं। वैसे हाँ, सुधार के संकेत नहीं है। बंसल जी अभी भी उतने ही गर्म कपड़े पहन के बैठे हैं, लेकिन हाथ मलते हुए आप पाए गए हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वागले साहब का स्वागत है। सिद्धार्थ खेमका साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत। और इस बीच फोन लाइन पर हमारे साथ है तैयार नितिन जी, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी बताएं सर। अनिल जी यहाँ पे 21,700 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 121 की है अभी, 121 122 की है, 21,700 की कॉल ऑप्शन अभी खरीद लेंगे। ऊपर अभी ये गई थी 160 तक और लास्ट 15-20 मिनट में फिर डिप आया है और 121-22 में मिल रही है। ये राइट लेवल है, यहीं पे लेना चाहिए। डेटा पॉजिटिव दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 1 घंटे में बाउंस आएगा। और देखिए अभी बात करते करते फिर 128-29 हुई। अब इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा आपका 95 का। 95 का स्टॉप लॉस बना और फर्स्ट टारगेट आपके बनेंगे 155 के और 155 के ऊपर बनेंगे करीब 170-75 के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है और निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे हमें कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए 21,700 की। 700 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे निफ्टी का नितिन जी। लेकिन नितिन जी, आप बैंक निफ्टी पर कोई ट्रेड या फिर डायरेक्शन? यार जी बैंक निफ्टी पे ट्रेड हम यहाँ पे लेंगे और बैंक निफ्टी की हम ट्रेड लेंगे 46,000 की कॉल ऑप्शन। अभी बहुत तेजी से ऊपर से नीचे आई है, 170 थी, अभी आपको 65 रुपए में मिल रही है। तो अब ये राइट लेवल है। 170 गई थी, अभी वापस ये 66-67 में मिल रही है, 46,000 की कॉल ऑप्शन। तो आपका स्टॉप लॉस इसमें छोटा बन रहा है 30 रुपए का। तो 30 रुपए का रिस्क, 35 रुपए का केवल रिस्क है। तो यहाँ पे हम 46,000 की कॉल ऑप्शन पे बेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी की, जिसका स्टॉप लॉस आपको रखना है 24 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। अभी 62-65 चल रही है, यहाँ पे खरीद लीजिए, 24 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और फिर क्लोजिंग में मुझे उम्मीद है कि 100-120 तक मिल सकते हैं, तो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। ओके, तो बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन खरीदने का वक्त आ रहा है। शुक्रिया नितिन जी जुड़ने के लिए और कॉल देने के लिए। इनफैक्ट अनिल जी बात करते करते जब आपने शो की शुरुआत में कहा था कि अब बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना है, वहाँ से 200 पॉइंट का डिप आया बैंक निफ्टी में, अब 45,500 पर संभलने की कोशिश कर रहा है, बट एक बार ऊंचाई से 200 पॉइंट हल्का हुआ है पिछले 5 मिनट में। ये तो मार्केट ऐसा है ना, अभी यहाँ पे है ना 100-200 पॉइंट की कोई वैल्यू ही नहीं है बैंक निफ्टी में। एग्जैक्टली 45,750 का है ये। आज हमने स्टॉप लॉस भी 45,750, एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं है, एग्जैक्टली वहीं से घुमा। आप देखो आज का स्टॉप लॉस 750 है, आज का है 750.40। मतलब कितने प्रॉपर लेवल से रेस्पेक्ट करके मार्केट आ रहा है ऊपर। और नेचुरली नीचे से 1000 पॉइंट आप बढ़ गए हो, 900 पॉइंट बढ़ गए हो, ठीक है, और एकदम परफेक्ट लेवल पे वहाँ पे आए, तो वहाँ प्रॉफिट बुक करके थोड़ा बैंक निफ्टी लाइए। बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली वहीं से घूमा, ठीक है। 700 से लेके 825 की रेंज बैंक निफ्टी पे, 45,700 से 45,825 जो कंजेशन जोन है, यहाँ से हमने करेक्शन देखा है, तो अच्छा वाला पॉलिसी के दिन है ना, एग्जैक्टली। तो थोड़ा यहाँ पे सावधान रहना है। 45 क्या फर्क पड़ता है, ऊपर के 100-150 पॉइंट चले गए, 45,825 के ऊपर बंद होगा तो मैं ही बोलूँगा आपको बंद अच्छा हो रहा है, अब ले लो, कोई बात नहीं। नहीं तो आप वापस नीचे मौका रहेगा। सिंगल्स लेते रहने का बड़ा बेनिफिट, बड़ा मौका है। यही सेम चीज़ आपको दिख रही है। निफ्टी भी आप देखिए 21,775-800 के आसपास पहुँचते ही थोड़ा सा थक रहा है, रुक रहा है, थोड़ा और कुछ चाहिए। अब और कुछ किससे मिल सकता है? देखो शॉर्ट कवरिंग तो हो गई जी, चाहिए फ्रेश खरीदारी। अब फ्रेश खरीदारी आए तो अगले 1 घंटे 1.25 घंटे में बात बने। शॉर्ट कवरिंग से जितना बढ़ना था आप बढ़ गए, वो एक बार के लिए हो गया, वो हो गया। क्योंकि अभी पुट कॉल रेशियो आपका रहा नहीं ना, निफ्टी का 0.87 है, बैंक निफ्टी का 1.14 है, तो वो तो हो गया काम, ओवरसोल्ड तो काफ़ी हुआ। लेकिन अब आज एक और ऐतिहासिक दिन है आज, और वो इसलिए कि आज सुबह देखा जाए तो आज का दिन सबसे कम कॉल्स वाला रहा, एंड राइटली सो, क्योंकि हमारे पूरे पैनल ने आज कॉल देने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मार्केट इतने वोलेटाइल थे। आप शॉर्ट साइड पे देते तो फंसते, लॉन्ग साइड पे देते। खाली जय ने कैश का ऑप्शन दिया, जैन साहब हमेशा देते ही हैं। अविनाश जी ने 10 की कमाई का एक शेयर जो दिया। खाली एक सुमित जी की तरफ से HDFC लाइफ का कॉल आया था, ओनली वन। वागले साहब ने भी कंडीशनल बोला कि अपोलो हॉस्पिटल निकल गया, आपने जरा खाली लेवल्स देते हैं, तो क्लियर कट सिर्फ एक कॉल आज। पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा कि पहले पिछली बार कब देखा था लोएस्ट कॉल्स
अगर स्टॉक्स Possibly में ever. पॉसिबल है। आइए अब वागले साहब तैयार हैं अपने एक और कॉल्स के साथ। बिगुल जी, वागले साहब फरमाएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी आपने जो कहा उसमें मैं एक चीज पहले जोड़ना चाहता हूँ। आज वैसे ना वॉल्यूम्स बहुत कम है, तो वॉल्यूम्स कम होने से कॉल्स फेल होने के चांसेस ज्यादा है, इसके लिए शायद सबने अवॉइड किए होंगे। समझ गया, ठीक अभी बात मेरा है। या अभी मेरा कॉल है HDFC AMC, जिसमें आज बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। 3750-51 का भाव है। एक 10 से 12 रुपए यहाँ से लेकर एक 10 से 12 रुपए नीचे बाइंग रेंज होगी। 3710 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है ये 1 से 2 दिनों में 3850 से 60 तक जाने के लिए तैयार है। 110 रुपये का मूव है और आपको 30-35 रुपये का, अगर आप नीचे में थोड़ा सा, तो 30-35 रुपये का रिस्क, 110 रुपये का टारगेट टाइम है आज। आपके लिए 3860 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय HDFC AMC पर वागले साहब की तरफ से आती हुई। आइए सिद्धार्थ केमका साहब भी हैं हमारे साथ। सर करेक्शन एक बार के लिए हुआ है, वापस रिकवरी आ रही है मिड और स्मॉल कैप स्पेसेस में, स्पेशली रेलवे स्टॉक्स, इस पर आपकी राय लेना चाहूंगा क्योंकि हॉट फेवरेट्स हैं वैसे तो बाजार के। 2 दिन में कुछ स्टॉक्स 25 से 30% गिर गए, आज फिर से बाउंस बैक कर रहे हैं। क्या इस गिरावट के बाद अट्रैक्टिव हो गए हैं लेवल्स या फिर थोड़ा और वेट एंड वॉच की जरूरत है इन रेलवे काउंटर्स में? सर या वेरी गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। सो देखिए, डेफिनेटली वैल्यूएशंस थोड़े से फ्रॉथी हो गए थे, बट कहाँ से करेक्शन आएगा ये बोलना बहुत ही मुश्किल था। फाइनली एक करेक्शन आया है और एक हेल्दी करेक्शन है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो रेलवेज में, डिफेंस में, गवर्नमेंट PSUs में, हमें लगता है कि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी कायम रहेगा। बट जो करंट वोलेटिलिटी को देखते हुए हमें नहीं लगता है कि ये करंट सिचुएशन में एकदम बॉटम बन गया होगा या आपको बाय करना चाहिए। करेक्शन का डेफिनेटली फायदा लीजिए। थोड़ा बहुत एलोकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो कंपनी जिनके नंबर्स नतीजे अच्छा है। फॉर एग्जांपल RVNL के नंबर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, बट अगर आप अदर कंपनीज को देखें रेलवेज में तो उनके नतीजे काफी बेटर थे। IRCT एक स्टॉक है जो काफी स्टेबल रहा है, मोनोपोली बिजनेस है, डेट फ्री कंपनी है, वो हमें काफी पसंद है। तो ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं विद इन रेलवेज जहां पे आप डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू बना के चल सकते हैं। वोलेटिलिटी की वजह से थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है। तो वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा और नीचे आ सकते हैं, बट नजर रखिए कुछ काउंटर्स में आज तो खैर जबरदस्त बाउंस बैक आपको आते हुए दिख भी रहा है। कैश के भी कई स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूव इस समय बढ़िया आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट का एक्शन काफी मजेदार इस समय आपको होते हुए दिख रहा है। एक दो और काउंटर्स जहां पर बात करनी है। सुबह हम बात कर रहे थे सुमित जी की HDFC लाइफ पर कॉल आई थी, ICICI प्रू भी मूव था, SBI लाइफ भी अच्छा ट्रेड इस समय कर रहा है और उस स्टॉक में भी आपको एक्शन लगातार बनते हुए दिख रहा है। बंसल जी एक बार जरा SBI लाइफ का चार्ट देखें सर, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, इस पर अपनी एक बार राय दें। दिवांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ना सिर्फ कल के हाइस के ऊपर निकला है, डे बिफोर यस्टरडे यानी कि फ्राइडे के हाइस के ऊपर भी स्टॉक निकला है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें। डिप में 1450 1455 के अराउंड मिलता है तो लेना चाहिए। 1490 1495 लक्ष्य हैं तो होल्ड करें, गिरावट पे खरीदें। और दीपांशु, चार्ट कॉर्नर के बिगुल की गुजारिश है। पूछेंगे बंसल जी के कोई कतार में ना हो तो प्लीज हमारे लिए बिगुल बजा दे। नहीं अनिल जी, आज आपने बोला ना कि कतार है ही नहीं है, और क्या कहते हैं अभी कुणाल जी ने भी मेरे को सर्टिफाई कर दिया कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो अनिल जी फिर शिष्टाचार मैंने आज के लिए छोड़ दिया अनिल जी। तो वो डायलॉग नहीं सुना था आपने सीमाना अमिताभ बच्चन जी का, वो जो लागू होता है कुणाल जी पे, जहां हम खड़े होते कतार वहीं खत्म हो जाती है। आज आप ही पे कतार खत्म हो चुकी है। चलिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है ऑन ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स को हम रेगुलरली, मैं और कुणाल जी रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं नीचे से, और इसके अंदर भी देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। फ्राइडे की करेक्शन के खत्म होने के संकेत हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए 50 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज दोनों एवरेजेस के ऊपर ग्रैन्युअल्स ट्रेड कर रहा है और चार्ट पर एक पैटर्न विकसित हो रहा है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं और इसका ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ग्रैन्युअल्स पर हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस रखना है 422 रुपए पर, 422 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 440 रुपए का, 440, इवेंचुअल टारगेट 455, 455 रुपए का। तो 455 के लक्ष्य के लिए ग्रैन्युअल्स में हमारी खरीदारी करें। ग्रैन्युल्स इस पर करनी है आपको खरीदारी, ये स्टॉक भी आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। नजर रखिए कुछ और काउंटर्स पर। सुबह अनिल जी एक ऑरेकल पर स्पाइक आते हुए दिखा था, तब 7,500 के करीब आते हुए दिखा था, 7,450 के आसपास था। अब देखिए 7,700 का भी लेवल इसने क्रॉस कर दिया। तो सुबह की जो मूव थी और भी हुआ, 3.5% ऊपर था उस समय, अब 7.25% ऊपर ये काउंटर हो चुका है। 6 हफ्ते हुए हैं बजट से, माफ़ कीजिए नए साल से जब इसकी रिकमेंडेशन आई थी, और शानदार मूव इस पर आती हुई दिख रही है। उस समय 4,364 के लेवल पर रिकमेंड किया था, 7,700 के ऊपर, इनफैक्ट 7,750 पर इस समय ऑरेकल दिख रहा है सर। बढ़िया दीप, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 4,360 वाला 5,000 हो जाए तो आपको लगता है बहुत बढ़िया है, 5.5 में भी लगता है बढ़िया है, 6, 6.5, 7 और अब 7.5 में भी आपको लगेगा बहुत बढ़िया है। ये बहुत बढ़ने वाले फॉर्मूले छोड़ दीजिए, कभी कभी स्टॉक को टाइम वाइज होल्ड करिए, हमेशा प्राइस वाइज होल्ड करना ठीक नहीं है। एक वक्त होता है जब आपको प्राइस वाइज होल्ड करना होता है, क्योंकि वो आराम से स्टॉक धीमे धीमे बहुत टाइम लगाते हैं, बढ़ते साल 2 साल, और फिर आपका टारगेट हो जाए तो आप एंजॉय करते हैं कि चलो मेरा भाव आया, मेरा टारगेट आया, प्रॉफिट बुक करूँ। ये अभी मार्केट ऐसा है ना जहाँ स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जहाँ तेज़ी से बढ़ रहे हैं वहाँ पर आप पूरी अपसाइड तभी ले पाएंगे जब आप, क्योंकि कई बार तेज़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं और मंदी ओवर एस्टिमेट। तो आजकल आदत हमारी तेज़ी ओवर एस्टिमेट करने की हमेशा से पड़ी हुई है। मंदी हमेशा ओवर एस्टिमेट करेंगे, तेज़ी अंडर एस्टिमेट करेंगे। मंदी ऐसा ओवर एस्टिमेट करेंगे ताला ही लगने वाला, बंद हो जाएगा मार्केट, खुलेगा ही नहीं वापस, है ना। तेज़ी ऐसे करेंगे मतलब कि जैसे यार ये तो आखिरी, बस आज के बाद ये भाव 8-10 साल वापस दिखने वाले नहीं है। सो मेरी राय बहुत क्रिस्टल क्लियर अभी भी है, इस स्टॉक को आराम से होल्ड की, कौन जाने 4 डिजिट में से 5 डिजिट में आपको दिखे, हो सकता है और नहीं भी दिखे तो आपका 4,500 से 4,700 हुआ है, इतना जल्दी हुआ है तो थोड़ा टाइम दो भाई, बने रहो। बिल्कुल भी बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत क्लियर है। बेचने की राय जो दी थी वो भी सिर्फ और सिर्फ मिड कैप, स्मॉल कैप और PSU स्टॉक्स जो तेजी से भागे हैं, न कि IT स्टॉक में। IT पे तो हम अभी भी बुलिश थे, है और रहेंगे। नवरात्रि से लेकर अब तक ये एक ही स्टैंड रखा है, बार बार लगातार भी बोला था पैसे लगाने, वहाँ पे भी अच्छा एक्शन है। एग्जैक्टली। एक बार सिद्धार्थ जी से भी पूछ लें, अगर कोई IT स्टॉक्स उनके रेडार पर हो। सर बताएं कोई IT स्टॉक्स जो इन लेवल्स पर या इन वैल्यूएशंस पर आपको अट्रैक्टिव लगते हो। जी दीप, देखिए IT स्टॉक्स पे एक वैल्यू बाइंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो डेफिनेटली है। कुछ लार्ज कैप्स हैं जहां हमें ज्यादा पसंद है बिकॉज उनके वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं। देखिए मिड कैप्स तो जो टियर 2 IT प्लेयर्स है वहां पे ग्रोथ डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर है, बट वैल्यूएशन भी ऑन द हायर साइड है। तो जो लार्ज कैप IT स्पेस है वहां हमें लगता है कि थोड़ा वैल्यू इमर्ज होता है, और जैसे भी इनके जो एग्जीक्यूशन और थोड़े जो यूरोप रिलेटेड इश्यूज थोड़े से जो रिजॉल्व होंगे तो बेटर होगा। तो HCL टेक है वो हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा विद इन दी लार्ज कैप IT स्पेस। हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 1 ईयर का जो टारगेट प्राइस है फंडामेंटल 1880 का 1880 का है, तो काफी डिसेंट अपसाइड है। जो कंपनी है वो एक डिफरेंट नीश स्पेस में है, जो IMS है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज है, डिजिटल और क्लाउड को लेकर यहाँ ग्रोथ काफी बेटर दिखती है कंपेयर टू सम ऑफ दी अदर्स जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादा है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी बेटर रहेगी। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखें तो बाकी कंपनीज के कंपेरेबल थोड़ा एक डिस्काउंट पे ट्रेड होता है, और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो भी 15 से 16% चल के 2 साल के लिए अनुमान है। ओके, तो ये है आपके लिए राय IT शेयरों पर सिद्धार्थ खेमका साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और वक्त है सुमित जी के लिए एक बिल्कुल का सुमित के सुपर हिट्स। माफ कीजिए, आज कैश का ऑप्शन ये स्ट्रेटेजी सुमित जी दे रहे हैं। सुमित जी बताएं सर, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने की राय है। जी अनिल जी, कैश का ऑप्शन है अनिल जी, इंडेक्स में कैश का ऑप्शन है। निफ्टी में, निफ्टी मेरे को लग रहा है कि यहाँ से अभी ऊपर का मूव दिखा सकता है। तो निफ्टी के अंदर 21,750 वाला कॉल, अभी 104-105 का ट्रेड भाव चल रहा है, इस पे लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर इसमें 51 का स्टॉप लॉस बनेगा। निफ्टी मेरे को लगता है कि यहाँ से जैसे आज का हाई निकालेगा 21,766,
21,766, तो उसके बाद 21,800 21,850 तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलने चाहिए, और फिर पोजिशनली तो 22,000 प्लस के लेवल देखने को मिलेंगे। इसके लिए 21,750 वाला कॉल यहाँ पे खरीदारी करें, 51 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस 750 के कॉल के अंदर, 151 इसका पहला टारगेट होगा, 201 इसका दूसरा टारगेट होगा। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 21,750 का कॉल। ओके, 51 का स्टॉप लॉस, 151 और 201 के टारगेट, 105 के आसपास खरीदें, 101 के आसपास मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। फिलहाल 111 के आसपास चल रहा है, तो वैसे तो लिफाफा लेवल मैच हो रहा है, लेकिन थोड़ा नीचे खरीदना चाहते हैं सुमित जी, ये ध्यान रखें। निफ्टी का कॉल ऑप्शन 21,750 का आपके लिए। आइए मुलाकात की जाए सेठी साहब से, वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है कैश मार्केट का स्टॉक है और जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है JSW इंफ्रा, जो अभी 213 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 230 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 205 रुपए का। ये JSW ग्रुप की पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी। इनके 9 पोर्ट्स भारत में ऑपरेट करती है और 2 पोर्ट टर्मिनल्स ये UAE में भी ऑपरेट करती है। और उसके अलावा कई सारी जो मैरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज जैसे कार्गो हैंडलिंग है, स्टोरेज सॉल्यूशंस, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ये सब भी प्रोवाइड करती है। दिसंबर तिमाही के नतीजे आए, नतीजे बेहद दमदार थे। मुझे लगता है स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए, और जिस तरह से हम भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 230, स्टॉप लॉस ऑफ 205। ओके, तो JSW इंफ्रा 230 यहाँ पर करें खरीदारी, ये है राय सेठी साहब की। सेठी साहब दूसरा स्टॉक बताएं सर। जो आज का दूसरा स्टॉक है वो भी एक पसंदीदा स्टॉक है, कई बार नीचे लेवल से रिकमेंडेड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सानसेरा इंजीनियरिंग, जो अभी 996 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 1035, स्टॉप लॉस रखना है 980 का। ये भारत की एक लीडिंग कॉम्प्लेक्स और हाई प्रिसीजन बनाने वाली कंपनी है, मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर को कैटर करती है, फिर नॉन ऑटो सेक्टर जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, एग्रीकल्चर, इन पे भी अच्छा खासा फोकस है। और आजकल एरोस्पेस डिफेंस में एक बहुत ही सीरियस कंटेंडर प्लेयर है। इनका एक नया प्लांट भी, नया ग्रीनफील्ड प्लांट बेंगलुरु में शुरू होने जा रहा है, तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और वहाँ पे बोइंग, जो इनकी वन ऑफ द कस्टमर्स है, उन्होंने भी एक नया प्लांट अभी बेंगलुरु में आउटसाइड ऑफ द US, जो दुनिया का सबसे बड़ा उनका प्लांट है, वो शुरू किया है। प्लस वो भारत से 10,000 करोड़ के कंपोनेंट सोर्स करने की बातें कर रहे हैं, तो उसका भी एक बड़ा फायदा इस कंपनी को होगा। और बाकी लोकल जितने भी OEMs है, मारुति, होंडा, टोयोटा, बजाज ऑटो, हीरो, सबको कंपोनेंट सप्लाई करती है। और EV के क्षेत्र में भी काफी सीरियसली कंपनी परसू कर रही है। उन्होंने एक सनसेरा स्वीडन नाम की एक कंपनी में 100% स्टेक एक्वायर किया है। और फिर ड्रोन्स और एंटी ड्रोन्स, इन सब सेक्टर में भी ये कंपनी आ रही है। एक हाईटेक कंपनी में हाल ही में इन्होंने निवेश किया है, और फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। इसके भी हाल ही में नतीजे आए, मतलब कल परसों आए नतीजे, और नतीजे बहुत ही दमदार थे। दिसंबर तिमाही में पैट आया 48 करोड़ का, जो पिछले साल 31 करोड़ का पैट था। और FIs भी अच्छे खासे बुलिश रखते हैं, 55% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें बहुत अच्छे नाम है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 1035, स्टॉप लॉस ऑफ 980। ओके, तो ये है आपके लिए सनसेरा इंजीनियरिंग 1035 के टारगेट और JSW इंफ्रा 230 के टारगेट। खरीदारी करके आप इस पर चल सकते हैं। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी से भी अब उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी लूँ उससे पहले सर एक बार इन्फो एज के नतीजे आए हैं, वो मैं मार्क कर देता हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट फ्लैट ही नंबर्स आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा खास नंबर्स दिख नहीं रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। अनुमान इसका ज़्यादा बनता भी नहीं है, बट इन्फो एज अगर आप देखें तो कामकाजी घाटा है। ओके, इंटरेस्टिंग। 240 करोड़ का था पिछले साल इसी क्वार्टर में, और उतना ही इस बार भी है 241 करोड़ का। मुनाफा 209 करोड़ से बढ़कर 214 करोड़ है, एसेंशियली फ्लैट ही रहा है। तो जो पिछले साल परफॉर्मेंस थी एबिटा फ्रंट पर वही इस साल है, जो पिछले साल परफॉर्मेंस थी प्रॉफिट फ्रंट पर वही इस साल है, और जो पिछले साल परफॉर्मेंस थी रेवेन्यू फ्रंट पर वही इस साल है। टू द लास्ट डिजिट अनिल जी 593 करोड़ का आय आई है, पिछले साल 595 करोड़ की। तो मुनाफे भी वही है, मार्जिन भी वही है, एबिटा भी वही है,
और रेवेन्यू भी वही है, इतना भी रजिस्टर नहीं हो रहा कि 1% ऊपर नीचे वो दिखे। चेक करो पिछले साल वाली तो नंबर नहीं चल रहा है, लग रहा है ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल वैसी नंबर लेकिन अच्छे नंबर्स की थोड़ी उम्मीद थी दीप, क्योंकि अगर आप देखें इनकी जो सब्सिडी कंपनीज है, सब्सिडी तो क्या मतलब जिनमें अच्छी स्टेक है, जो जोमेटो हुआ, पीबी फिनटेक हुआ, उनके नंबर्स तो बहुत बढ़िया हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो उनका शेयर अगर जोड़ हटा के देखें तो फिर इसका मतलब स्टैंड अलोन तो इनके नंबर्स मजबूत तो नहीं है। मेरे ख्याल से इन्फो इंच के जो ये नंबर्स है तिमाही दर से स्टैंड अलोन है, राइट? स्टैंड अलोन नंबर्स ढीले हैं थोड़े, हाँ, क्योंकि कहीं कोई इंप्रूवमेंट नहीं, एकदम जस्ट की तरह वो क्या कहना चाहिए, फ्लैट तिमाही है, बिल्कुल वही के वही लेवल्स हैं, वही के वही मार्जिन है, वही का वही रेवेन्यू है। तो कोई साल दर साल कोई ग्रोथ, तिमाही दर तिमाही कोई ग्रोथ की नहीं है। और इन नंबर्स को तिमाही दर तिमाही मेरे ख्याल से देखना ठीक रहेगा, राइट? क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना, कुछ और डिटेल्स हैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं सर। तो नंबर्स थोड़े से पहली नज़र में कमजोर दिख रहा है, स्टॉक थोड़ा भागा भी, हमने रिकमेंड भी किया था। पिछले क्वार्टर एक्सेप्शनल लॉस था सर करोड़ का, क्यू एंड क्यू एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही परफॉर्मेंस है जैसी आई है, कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें। पिछले क्वार्टर भी डिसअपॉइंट किया था, इस क्वार्टर भी डिसअपॉइंट किया। तो दोनों ही क्वार्टर बैक टू बैक आपके लिए थोड़े कमजोर नतीजे इन्फो एज के आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा कुणाल जी से चार्ट्स पर राय ली जाए। कुणाल जी, पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा रनअप देखा था इस स्टॉक में, लेकिन आज नंबर्स उसके हिसाब से देखा जाए तो उतने दमदार हैं नहीं, जरा लेवल्स बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, देखिए चार्ट पर भी जिस तरह का स्ट्रक्चर बना है, एक सपोर्ट मुझे नजर आता है 5300 के आसपास, 5300 का लेवल है जो कि काफी क्रूशियल सपोर्ट है। मुझे लगता है कि 5300 का स्तर अगर ये स्टॉक तोड़ता है तो फिर इसमें आपको कुछ और करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें मुमकिन है कि 5150 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, जिनके पास पोजीशन है 5300 का स्टॉप लॉस रखें, और उछाल में मुझे लगता है कि 5500 का लेवल वापस आ सकता है, तो 5300 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की फिलहाल राय है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस चार्ट पर 5500 पर नजर आती है। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फो एज, यहाँ पर रखिए नजर। सिद्धार्थ खेमका साहब से भी एक बार जरा लेना चाहूंगा सर, ट्रैक करते हैं इन्फो एज, कोई व्यू इस पर? कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस में। जी दीप, बिल्कुल ट्रैक करते हैं, और हमारा जो अनुमान था इस क्वार्टर में हम सोच रहे थे कि 200 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट करेगी, उसके सामने आपने जैसे बताया घाटा आया है, तो डेफिनेटली नंबर्स थोड़े से कमजोर है अनुमान से। देखिए उनका जो मेजर जो स्टैंडअलोन बिजनेस है नौकरी का, वो आईटी क्षेत्र से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और आईटी क्षेत्र का जो Q3 था जहाँ पे फर्लोज बहुत ज्यादा थे, हायरिंग बहुत ज्यादा हुई नहीं, तो उसको लेकर थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नंबर्स अनुमान से थोड़े से कमजोर है। तो डेफिनेटली एक थोड़ा साइडलाइंस में रहिए। इनसे बेटर कंपनीज हैं, जैसे कि इनकी सब्सिडियरी है जोमेटो, जिसने बहुत ही अच्छे नंबर्स दिए बहुत अपने जोमेटो में और ब्लिंकिट में, वहां पे इन्वेस्टर्स फोकस कर सकते हैं गिवन द करंट एनवायरनमेंट। तो ये है आपके लिए इन्फो एज, इस पर रखिए नज़र। और जैसा सर ने कहा, जोमेटो के वैल्यूएशन स्केल से इन्हें ऑफ कोर्स फायदा भी मिलता है। वाई अगर आप कंपेयर करें तो ज़रूर कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है, ये एक फैक्टर है, इसलिए थोड़ा रिएक्शन, बट क्योंकि ये तिमाही दर तिमाही हम कंपेयर करते हैं तो इसलिए ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, वाई वैसे तो हम करते नहीं है, बट अगर आप देखें तो थोड़ा सुधार ज़रूर इस पर आपको दिखेगा। पर आइए, एक स्टॉक जहां पर कोई सुधार आपको नहीं दिख रहा है उस पर व्यू लेना है। बाय अरे सर तो स्टार्टिंग सॉरी रिजल्ट्स के दौरान हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं भी भूल गया था। 70 पॉइंट नीचे है डाउ फ्यूचर्स, 80 पॉइंट हो गया, तो थोड़ा प्रेशर है डाउ फ्यूचर्स में। कल वैसे नया रिकॉर्ड बना था। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी करीब 70 पॉइंट का प्रेशर है। एस&पी फ्यूचर्स भी थोड़ा वीक दिख रहे हैं, तो हल्की नरमी है अमेरिकी फ्यूचर्स में, थोड़ी नरमी आपको यूरोप के बाजारों में दिख रही है। आज अमेरिका के इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आने वाले हैं। एशिया तो ऑफकोर्स बहुत ही बढ़िया फॉर्म में था, छुट्टी के बाद आए थे और सारे बाजारों में जबरदस्त तेजी थी। हमारे बाजार भी अच्छे मूड में है सर, आज बताएं क्या करना है। दीप देखिए, फ्रेश खरीदारी तो अभी यहाँ नहीं करेंगे, उसकी रीजन है कि हम हायर एंड की तरफ हैं, थोड़ा नीचे मिला तो एंट्री करेंगे। ऐसा लग रहा है डेटा के लिहाज से न 21,700 के नीचे बंद होना है, न 21,800 के ऊपर। 21,800 के कॉल पर लगभग 70 लाख शेयर हैं, 21,700 के पुट और कॉल पर लड़ाई है, 55 लाख शेयरों की दोनों जगह वहाँ खड़े हैं। सो ऐसा लगता है कि क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर पाएंगे 21,725 के आसपास, जहाँ अभी हम हैं। अगर यहाँ भी बंद हो जाते तो अच्छी क्लोजिंग है, बुरी नहीं है बिल्कुल भी। सो आई थिंक 21,700 प्लस एनी क्लोजिंग इज गुड, बट फ्रेश खरीदारी के लिए कल करेंगे, आज नहीं, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड है, जिस तरह का माहौल है, बहुत वोलेटाइल है, तो ओवरनाइट पोजीशन रखने की राय अभी फिलहाल है नहीं। दिन के दौरान ही इतने मौके मिलते तो क्यों ओवरनाइट पोजीशन रखना है, सिंपल सी चीज़ है। अब बचे हुए समय में अगर 21,775-800 के आसपास आएगा तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके आप थोड़ा सा हल्के होकर जाएंगे। अब आइए बैंक निफ्टी 45,500 के आसपास बंद हो रहा है, न बहुत बढ़िया क्लोजिंग है, न बहुत घटिया क्लोजिंग है। 45,750 के ऊपर बंद होता एग्जैक्टली जो आज हाई टच करके आया, तब तो कहना ही क्या।
तब तो बहुत बढ़िया 750 825 की कंजेशन जोन पर जाकर रुका है। सो हम यहाँ पर भी न्यूट्रल रहेंगे। डेटा क्या कह रहे हैं, 45,500 ही मेक और ब्रेक लेवल है। 20 लाख शेयर पुट में है, 22 लाख शेयर कॉल्स में है। नीचे 45,000 के नीचे जाएगा नहीं, ऊपर 46,000 के ऊपर जाएगा नहीं। कल वीकली एक्सपायरी भी है। सो बड़ा न्यूट्रल सा बंद हो रहा है, देखने में 600 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन लेवल्स के हिसाब से जो आपको इस वक्त दिख रहे हैं वो न्यूट्रल से दिख रहे हैं। तो मैं वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हूँ इंडेक्स में, जहाँ व्यू क्लियर था नीचे की तरफ कि जहाँ खरीदना चाहिए, सुबह हमने बोला ही, जहाँ ऊपर 800 के आसपास निफ्टी में और 45,700 750 के आसपास बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करने की राय थी, वहाँ भी क्लियर कर दिया। अगर कोई पर्टिकुलर बढ़िया लेवल मिला जहाँ पर राय क्लियर बनेगी तो मैं आपको बचे हुए घंटे में बता दूंगा। गॉट इट सर। चलिए, तब तक आईशर के नंबर्स आ गए सर, और मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूं, फर्स्ट कट अनुमान से बेहतर ही दिख रहे हैं। कुणाल जी चार्ट भी पुल अप करिए। मुनाफा 970 करोड़ का अनुमान था, 996, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का मुनाफा आया है। पिछले साल इसी समय 740 करोड़ का था, तो वहां से बढ़कर 1000 करोड़ का मुनाफा है। बढ़िया इजाफा आपने मुनाफे में आते हुए देखा है। अच्छा दिख रहा है, फर्स्ट कट पर मुनाफा अनुमान से बेहतर है। आय भी अनुमान से बेहतर है। 4180 करोड़ की आय आई है, हमारा अनुमान 4050 करोड़ का था, तो 130 करोड़ से आय ने भी अनुमान को बीट किया है। 3721 करोड़ से बढ़कर 4180 करोड़ की आपके आय आती हुई दिख रही है। तो मुनाफा आय दोनों अनुमान से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं आइशर मोटर्स के लिए। कामकाजी फ्रंट पर हम 23% एबिटा ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं, और मार्जिन्स भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23% से 26% के आने चाहिए। बट फर्स्ट कट रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही एस्टिमेट से बेटर आपको आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी चार्ट देखें, वैसे ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है इसने नंबर्स पर, बट फर्स्ट कट अनुमान से बेहतर नंबर्स आए सर आइशर के। देखिए चार्ट, इंट्राडे चार्ट्स पर दीपांशु एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 3920 के ऊपर यह ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है कि 4000 की ओर स्टॉक अग्रसर है, तो अगर ये कुछ समय और 3920 के ऊपर टिक जाता है तो मुझे लगता है कि 4000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जो जिनके पास पोजीशन है, मेरी बने रहने की राय है, और यहाँ पर एक 3850 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर मुझे लगता है स्टॉक 4000 तक जा सकता है, 4100 का टारगेट मुमकिन है, तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की फिलहाल मेरी राय है। लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की राय फिलहाल आपके लिए आती हुई है, और एकदम इन लाइन रिजल्ट है। विजय चोपड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। चोपड़ा साहब से भी एक बार जरा राय ली जाए। चोपड़ा साहब, मुनाफा, आय, मार्जिन्स लगभग सब उम्मीद के मुताबिक आए, कोई खास बदलाव नहीं है आइशर मोटर्स में। नंबर्स और स्टॉक में भी कोई खास बदलाव नहीं, 1% ऊपर है। क्या करना चाहिए सर? अनिल जी, मुझे लगता है अगर गिरावट मिलती है, अगर आपको 3500 और 3600 के बीच में कहीं आइशर मोटर्स मिलता है तो बहुत अच्छा लेवल है लेने का। और पहले ये डर था कि आइशर की जितनी भी व्हीकल्स हैं जो बुलेट मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, तो वो उनका एवरेज कम होता है, इस कारण से लोग नहीं लेंगे। मगर ये चीज़ कहीं ना कहीं झुटला दी गई है। अभी भी फ्यूल प्राइसेस हाई हैं, और उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि आइशर की सेल्स में कुछ कमी आई। BMW और बड़ी बड़ी कंपनीज की जो व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, उनके लॉन्च करने के बाद भी, हार्ले डेविडसन के लॉन्च करने के बाद भी आइशर का मार्केट शेयर कम नहीं हुआ, सेल्स कम नहीं हुई। ये एक अपने आप में एक अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़े से भी गिरावट में अगर आपको मिलता है अराउंड 3600, तो बहुत ही अच्छा लेवल है लेने के लिए। और मुझे लगता है लंबी अवधि में ये आपको दोबारा से 4100-4200 जाता हुआ दिखेगा। आपके लिए आइशर पर राय, BHEL पर भी राय बना लीजिए, और कुणाल जी जरा चार्ट भी आप पुल अप कर लीजिए, क्योंकि आई थिंक BHEL के भी नंबर्स आ चुके हैं, आने की तैयारी में बिल्कुल। बस BHEL में प्रॉब्लम ये होती है कि जो आप अनुमान लगाते हैं उसके सामने नंबर्स कभी भी वैसे नहीं आते हैं। मुनाफे से घाटे में आ गई कंपनी, यही इसकी परेशानी रहती है। हमारा अनुमान 3 करोड़ के मुनाफे का था, उसके सामने आपका घाटा ऐसे में आते दिख रहा है, बट ये हर बार होता है, बहुत ही वॉलेटाइल नंबर प्रेजेंटेशन होती है। 31 करोड़ के मुनाफा आया था पिछले साल, उसके सामने 163 करोड़ का घाटा आया है। मेरे को याद है एक बार लगातार 7 क्वार्टर्स के लिए एबिटा लॉस और घाटे में रही थी कंपनी, तो मुनाफे से घाटे में आ गई, ये तो अच्छी बात नहीं है इसके लिए। आय बढ़कर आई है 163, बड़ा घाटा है सर। 31 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने 163 करोड़ का घाटा आया है। बट रेवेन्यू अनिल जी बढ़कर आया, हालांकि थोड़ा अनुमान से कम इनका रेवेन्यू आया। 5504 करोड़ का रेवेन्यू आया, हमारा अनुमान 5632 करोड़ का था। रेवेन्यू ग्रोथ तो है, बट उतनी नहीं है जितना बाजार ने अनुमान लगाया था। तो सॉफ्ट क्वार्टर है BHEL के लिए, अच्छा क्वार्टर नहीं है। ऑपरेशनल फ्रंट पर डेफिनेटली इन्हें परेशानी है, एग्जीक्यूशन रिलेटेड इश्यूज इन्हें काफ़ी समय से रहे हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट का भी इशू है, और कामकाजी घाटे भी आया है। जो
अब ऑब्वियस है क्योंकि घाटा अगर ओवरऑल आया तो 62 करोड़ का कामकाजी घाटा आया है 144 करोड़ के सामने। पिछली बार 144 करोड़ का एबिटा प्रॉफिट था, इस बार करीब 62 करोड़ का एबिटा लॉस आया है। अनुमान था 100 करोड़ का एबिटा प्रॉफिट का। तो ऑपरेशनली वीक है अनिल जी, मार्जिन नेगेटिव हो गए, घाटा भी है, रेवेन्यू भी अनुमान से कम है सर। ये पीस स्टॉक को लगातार हम 145 रुपये से रिकमेंड करते हैं, 250 तक पहुंचा भी, 240 तक, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा कि 1-2 क्वार्टर तो कम से कम एग्जीक्यूशन दिखाए। जब एग्जीक्यूशन हो जाए तो उसके बाद आपको, लेकिन एग्जीक्यूशन के कहीं दूर दूर तक संकेत नहीं है इस बार के नतीजे में। आप देखिए मुनाफा 3 करोड़ का अनुमान था, 163 करोड़ का घाटा। कामकाजी मुनाफा 100 करोड़ के आसपास का अनुमान था, 62 करोड़ का कामकाजी घाटा है। और सबसे बड़ी बात यह कि चलो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस नहीं सुधर रही, कोई बात नहीं, कम से कम धंधा तो करो। रेवेन्यू भी नहीं है, 5,504 करोड़, वो भी अनुमान से कम है, मतलब 5,632 करोड़ का अनुमान था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मार्जिन तो आने का सवाल ही नहीं, जब नुकसान है 0.2% के मार्जिन कम, ढीले नंबर से, कमज़ोर नंबर से भेल की तरफ से निराशा होती दिख रही। लेवल्स के लिए किसने बोला है, किसको बोला है आपको? कुणाल जी, BHEL चार्ट देखे सर। देखिए दीपांशु, चार्ट पर भी कमजोरी साफ दिख रही है। स्टॉक में एक बड़ी तेजी हमने देखी और अब इसमें मीन रिवर्जन हो रहा है, यानी कि वापस अपने मूविंग एवरेज की ओर स्टॉक बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। एक बड़ा मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज 200 रुपए के आसपास है, स्टॉक लगभग उन स्तरों तक आ चुका है। तो मुझे यहाँ पर कुछ सपोर्ट की उम्मीद है। 200 का लेवल अगर भंग हो जाता है तो फिर इसमें और यहाँ से 15 रुपए की गिरावट मुमकिन है। तो मेरी राय में वेट एंड वॉच करें। जिनके पास अभी भी पोजीशन है 200 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें। ये लेवल टूट जाने पर लॉन्ग पोजीशन फिलहाल के लिए एग्जिट करनी चाहिए। मुझे लगता है करेक्शन और गहरा सकता है अगर 200 का लेवल टूटता है। ओके, तो ये है आपके लिए भेल की पर राय आती है। एक बार भेल पर जरा फंडामेंटल राय भी ली जाए। चोपड़ा साहब हमारे साथ है। चोपड़ा साहब, नतीजे अभी आए, एग्जीक्यूशन इश्यूज दिख रहे हैं साफ तौर पर, बताएं सर आपका क्या व्यू है? अनिल जी, पिछले कुछ हफ्तों से जब हमारी मुलाकात हुई, मैं बोलता रहा कि PSUs में प्रॉफिट बुक करिए और मैंने ये भी बोला कि मैं बुल हूँ मगर कॉशियस बुल हूँ। और ऐसा नहीं है BHEL कंपनी खराब हो गई है या कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा, कंपनी में ऐसा कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट्स इस तिमाही के थोड़े से हल्के हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही है, इस कारण से करेक्शन होगा। और अगर करेक्शन में आपको कहीं पे भी 160-70 पे दिखता है तो फिर से एक बाइंग लेवल बनेगा BHEL में। और कई बार कारण बनते हैं अनिल जी, चाहे वो रिजल्ट्स हों या कोई खबर हो या कोई बाजार का रुख हो, तो कारण बन जाते हैं करेक्शन का। और ऐसा नहीं है कि 15 दिन पहले रेलवे बहुत अच्छा कर रही थी और अभी रेलवे सडनली खराब हो गई तो रेलवे स्टॉक्स ने करेक्शन दिखा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं, अंडरवैल्यूड स्टोरीज हैं। और BHEL मुझे अभी भी लगता है कि बहुत ही अंडरवैल्यूड कंपनी है, जिस तरीके के ये काम करता है और एग्जीक्यूशन करता है, जो प्रोजेक्ट्स करता है। और जितनी तरीके के कामों में ये है, ये रेलवे इंजन से लेके हेवी इलेक्ट्रिक टरबाइन्स बनाता है, बहुत सारे ऐसे काम करता है जो शायद बहुत कम कंपनीज कर सकती हैं। तो मेरा ये मानना है करेक्शन होगा, और अगर करेक्शन में आपको नीचे में मिलता है 170-75 के आसपास, तो एक बहुत अच्छा लेवल बनेगा दोबारा घुसने के लिए। कंपनी में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तिमाही जरूर खराब है मगर ऐसा नहीं है कुछ फ्यूचर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, पर ये करेक्शन जरूरी था। PSUs में बहुत ज्यादा हवा भर गई थी। तो अच्छा एक करेक्शन जरूरी था, आया भी। उसके बाद हम देख रहे हैं आज थोड़ा बाउंस बैक के भी मूड में। हालांकि BHEL नतीजे तो काफ़ी निराशाजनक है एंड राइटफुली सो। आप स्टॉक पर रिएक्शन भी आते हुए देख रहे हैं। 6-6.5% नीचे ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है। BHEL, इस पर भारी प्रेशर आ रहा है। एक और स्टॉक जिस पर भारी प्रेशर आ रहा है, लाइफ लो पर है, काफ़ी टाइम से नुपुर है हमारे साथ तैयार इस पर बात करने के लिए। पेटीएम आज एक बार फिर से नया रिकॉर्ड लो लगा है, एक बार फिर से निचला सर्किट भी आपने स्टॉक पर लगते हुए दिखा है। 10% नीचे इस समय पेटीएम ट्रेड कर रहा है। नुपुर, क्या फ्रेश परेशानी आई है इसकी? बिल्कुल, मैक्वेरी ने अब डाउनग्रेड कर दिया है उसको। काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड किया था और टारगेट भी काटे थे, लेकिन सबसे लोवेस्ट टारगेट है अब मैक्वेरी का 275 रुपीज़ का टारगेट है। पहले 650 रुपये का टारगेट था, न्यूट्रल की रेटिंग थी, उसे अब घटा के अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी है और 60% से ज़्यादा लक्ष्य घटाते हुए दिखे हैं मैक्वेरी पेटीएम पर। 650 रुपीज़ से अब घटा के 275 रुपीज़ का लक्ष्य दिया है। उनका कहना है कि हाल ही में जो दिक्कतें कंपनी देख रही है उसकी वजह से ग्राहक कंपनी गंवा सकती है। बिजनेस मॉडल को लेकर मैक्वेरी काफ़ी चिंतित है। यहाँ पे ग्राहक दूसरे बैंक की तरफ शिफ्ट होने के लिए तैयार है अभी, और KYC जो करनी पड़ेगी उसमें थोड़ा समय लग सकता है, जिसकी वजह से 29 फरवरी की जो समय सीमा है वो भी मिस होती हुई नज़र आ सकती है। इनफैक्ट कंपनी के जो लेंडिंग पार्टनर्स है वो भी रीनेगोशिएट कर सकते हैं टर्म्स एंड
कंडीशन को लेके। और हाल ही में हमने देखा कि एबी कैपिटल ने जो बाय नाउ पे लेटर की स्कीम थी उसका जो एक्सपोजर था वो बैंक पेटीएम के साथ कम भी किया था। पेटीएम और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार दोनों की आय की बात करें तो यहाँ पे भारी गिरावट की उम्मीद है। FY25 से FY26 तक आय में करीबन 60 से 65% तक की गिरावट यहाँ पे मैक्वेरी लेके चल रहे हैं और उनका ये भी कहना है जो घाटा कंपनी दर्ज करेगी FY25-26 में, FY25 में करीबन 170% से घाटा बढ़ सकता है और 40% की बढ़त FY26 में भी आती हुई नजर आ सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह कि मैक्वेरी ने जो कवरेज की सबसे पहले शुरुआत की थी स्टॉक पे लिस्टिंग के दिन ही 18 नवंबर 2021 को लिस्टिंग हुई थी, उसी दिन अपनी इनिशिएट की थी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ 1200 रुपये का लक्ष्य दिया था और ये हाईएस्ट है। बीच में कितनी बार भी मैक्वेरी ने डाउनग्रेड अपग्रेड किया है लेकिन 1200 रुपये का हाईएस्ट लक्ष्य और सबसे लोवेस्ट अभी फिलहाल 275 रुपीज़ का है। उसके बाद जनवरी में 1200 से घटा के 900 रुपये किया, फरवरी 2022 में 900 से घटा के 700 रुपये किया, मार्च 2022 में देखें तो 700 से घटा के 450 तक लेके आए थे, लेकिन एग्जैक्ट एक साल बाद फरवरी 2023 में 450 को डबल अपग्रेड करके 800 रुपये तक भी लेके गए। उसके बाद फिर से आज हमने देखा है कि इतना बड़ा लक्ष्य यहाँ पे कटते हुए दिखा है। तो इनकी लगातार रिपोर्ट्स आई हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लिस्टिंग डे। पहली रिपोर्ट है मैक्वेरी की आई थी टीम पे और 1200 रुपए का जो टारगेट दिया था उसके बाद 1200 के ऊपर कभी गया ही नहीं। बीच में एक बार अपग्रेड हुआ था, उस टाइम पे भी 1200 रुपए नहीं किया था उन्होंने, 800 रुपए हाईएस्ट किया था। चलिए, ये आपके लिए पूरा एक्शन पेटीएम पर। एक बार चोपड़ा साहब से भी राय लूंगा, उससे पहले हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट सुदीप शाह साहब भी जुड़ चुके हैं। सर, वैसे तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेटीएम की भारी पिटाई हो रही है, आज भी लोअर सर्किट पर है, बट यहाँ से टेक्निकल लेवल्स कुछ निकलते हैं, लाइफ लो पर ऑलरेडी है स्टॉक। हाँ, नमस्कार दीपांशु। जो हिसाब से मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जो हिसाब से लाइफ लो पे आ चुका है और एक ब्रेकडाउन आया है और अभी तो आप देखिए जो प्रीवियस इसका जो लो था नवंबर 2022 का, ये उसके नीचे सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कोई चांस ऑफ रिकवरी, और अगर जब भी ये सर्किट खोले और मौका भी मिलता है एक हल्के से राइज में तो वहां पे एग्जिट कर लेना ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे लोअर लेवल्स कुड स्टिल बी सीन एंड इनफैक्ट चार्ट तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कम से कम इससे ज्यादा और नीचे के लेवल्स 350 या उसके नीचे भी जा सकते हैं। तो कोई बॉटम फिशिंग तो ना करे, पर जब मौका मिले तब इससे एग्जिट कर जाए, ये मेरी राय रहेगी। ओके, मौका मिले तो एग्जिट कर जाएं। चोपड़ा साहब, आपकी क्या राय रहेगी? कंसर्न्स हैं, आरबीआई गवर्नर साहब ने भी कहा है कि एक हफ्ते में FAQs जारी कर देंगे, बट जहां तक फैसला है पेमेंट बैंक के डिसीजन को लेकर, उस पर दोबारा रीथिंक तो नहीं होने वाला है। क्या राय सकते हैं सर पेटीएम पर? अब दीप, कुछ बुनियादी चीजें मैं बोलना चाहूंगा। मैंने पिछले वीक भी जब बात हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, अनिल जी ने भी जब इंटरव्यू किया था जब IPO आया था, तो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट थी और वो बहुत ज़्यादा ओवर कमिट कर रहे थे। अनिल जी ने बार बार कहा कि रेवेन्यूज़ कहाँ हैं, रेवेन्यूज़ कब दिखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कब दिखेंगे, इस पर कोई जवाब नहीं था। चलिए, वो बात चली गई। उसके बावजूद भी अगर एक पैन पे हज़ार अकाउंट खोलेंगे और कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की बात होगी, देखिए बिना आग के धुआं नहीं होता, ये बात समझिएगा। तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ किए पेटीएम के ऊपर रेड फ्लैगिंग हो गई और पहले भी उनको मना किया गया नए क्लाइंट्स अनबोर्ड करने के लिए, आरबीआई ने कहा, बहुत स्ट्रांगली कहा, उसके बावजूद वो लोग फिर कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहे थे। तो हैबिचुअल अगर आप ऑफेंडर्स बन जाते हैं तो उस कंपनी के साथ शायद ऐसा ही होता है। हालांकि नो डाउट इसमें मैं बिल्कुल ये बात अग्री करूंगा कि जिस तरीके से पेटीएम ने अपने ब्रांड का विस्तार किया, एक ऑटो और घुमचे वाले तक भी पहुंचे, पूरे देश में पहुंचे, गली गली में पहुंचे, तो ये भी एक हरक्यूलियन टास्क था किसी भी नई कंपनी के लिए, मगर उन्होंने किया। पर उसको उस जगह पे पहुंच के अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो ये मुझे लगता है कुछ इश्यूज हैं। मेरा भी एक छोटा सा फूड बिजनेस है, वहाँ से भी हमने पेटीएम के QR कोड्स हटाए, HDFC या दूसरे बैंक्स का लगाया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो गया। यही डर एक टाइम पे येस बैंक में हुआ था, जब बात हुई थी कि येस बैंक खत्म हो जाएगा तो लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ किया। तो ऐसा इस तरीके से मेजर विड्रॉल्स कर रहे हैं लोग। जो मैंने चैनल चेक किया, लोगों से बात करी, उन्होंने पेटीएम बैंक से पैसे विड्रॉ करे हैं। ये पेटीएम की जगह दूसरा फोन पे या दूसरे
गूगल पे वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नो डाउट एक रिपल इफेक्ट आया है, जिसकी वजह से पेटीएम की आने वाली तिमाहियों में हम देखेंगे बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी अपसाइड दिखता है तो निकलिए, और नीचे के टारगेट्स भी दिए हैं, बहुत मैक्वारी ने दिया है। बहुत चिंताजनक बात है कि इस तरीके से टारगेट्स दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा, कंट्रोवर्सी से दूर रहें, अपना पैसा बचाएं जो भी बचा सकते हैं। ओके, तो ये पेटीएम पर राय आपके लिए चोपड़ा साहब की। लेकिन इस पूरे पेटीएम वाले एपिसोड में एक चीज आज पहली बार पता चली। हाँ। चोपड़ा साहब, कौन सा वाला बिजनेस? आपने कहा मेरा भी कोई बिजनेस है जिसमें पेटीएम हटाया है, कौन सा बिजनेस सर? सर मेरा एक रिटेल फूड बिजनेस है। अरे कहाँ पे? एड्रेस बताओ। आप जब भी दिल्ली आए तो आप पधारें सर, मैं आपको पसली लेके जाऊंगा। आप मेरे को प्लीज टाइम गजब कर रहे हैं, इतनी बार दिल्ली आएगा, मेरा कितना नुकसान कर दिया आपने। इतनी बार, कम से कम मैं 25 जी नुकसान की भरपाई की जा सकती है। कैसे सर? तो पहले नहीं खा पाया उसका क्या होगा? कैसे भरपाई कैसे होगी? या तो फिर साथ में 4-5 लोगों को लाना पड़ेगा, कुणाल जी, राकेश जी, आशीष जी वगैरह, तभी भरपाई हो पाएगी थोड़ी बहुत। तो सब लोग आमंत्रित हैं सर, बड़े खुले दिल से। वो क्या, ऐसे दो दोस्त थे एकदम, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला कि भाई 500 रुपये उधार दे दो। तो बोले नहीं 500 तो नहीं है। बोले वो बहुत फोर्स किया, बोले मानेगा तो है नहीं बिना उधार दिए। बोले 500 नहीं है, चल तू एक काम कर 300 ले जा। तो बोला अच्छा ठीक है, तू 300 दे दे, तेरी आइसक्रीम की शॉप है ना, 200 की आइसक्रीम खिला दे। मतलब ऐसे दोस्त दे, नुकसान तेरा पूरा 500 का करना है। तो अगर हम नहीं, कुणाल जी आप तैयार है ना मेरे साथ चलने के लिए? अनिल जी देखिए, मेरा एक छोटा सा सुझाव है अनिल जी, आपके प्रतिनिधि के रूप में। अनिल जी आप कहें तो अनिल जी भरपाई करने के लिए मैं और राकेश जी आज से ही लग जाते हैं। आप तो कब के कब दिल्ली पधारेंगे, हम तो यही लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अनिल जी आपके। वो कौन सा शोले का डायलॉग था? आज ठाकुर ने हमारे सामने तिजोरी खोल के, बहुत बड़ी गलती है। अब चोपड़ा साहब आपने क्यों बोला? मेरा तो पता नहीं, मैं तो फायदा ले पाऊंगा नहीं। कुणाल जी, राकेश जी आपका एड्रेस ढूंढते ढूंढते पक्का पहुंच जाएंगे, और आशीष जी को साथ में लाएंगे, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारे राय चोपड़ा साहब की तरफ से आती हुई पेटीएम पर। बढ़ते आगे, इंडिगो में हिस्सा बिक्री को लेकर गंगवाल परिवार के लिए लॉक-इन आज खत्म हो रहा है। कितना हिस्सा गंगवाल परिवार आगे चलते हुए बेच सकता है, बेचेगा नहीं बेचेगा, कब बेचेगा, कितना बेचेगा, ढेर सारे सवाल है। लेकिन पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। पूरी डिटेल्स आपके पास है, आशीष लेकर आए हैं। आशीष बताइए। सर देखिए, 16 अगस्त 2023 को जो फैमिली है इन्होंने 4.5% हिस्सेदारी बेची थी, उसके बाद 150 दिनों का लॉक इन था, आज वो खत्म हुआ है। अब तक अगर आप देखें तो गंगवाल परिवार 3 हिस्सों में लगभग 12% हिस्सेदारी ऑलरेडी बेच चुका है। एक बार शेयर होल्डिंग का आइडिया आपको दे देता हूं। इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस यानी भाटिया फैमिली के पास आप देखिए 38.1% स्टेक है, गंगवाल फैमिली के पास 25.22% स्टेक है, और वेस्ट ब्रिज कैपिटल यहां पर 3.4% स्टेक है इनके पास। अब लगातार अगर आप देखें तो गंगवाल फैमिली अपने हिस्सेदारी घटाते जा रहा है, जैसे कि बताया कि 25.22% हिस्सेदारी अभी है। इससे पहले अगर आप देखें तो फेब 2023 में 29.72% था, सितंबर 2022 में आप देखिए 33.78%। सिमिलरली अगर आप देखें तो लगातार रिडक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। मतभेद शुरू हुआ जुलाई 2019 से, जब दोनों जो फाउंडर्स हैं इनके बीच मतभेद शुरू हो गए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल उठे और काफ़ी दिक्कतें आपस में ग्रोथ स्ट्रैटेजी को भी लेके देखे हुए कि जहां पर एक फाउंडर काफ़ी अग्रेसिव है और थोड़ा सा दूसरे कंजर्वेटिव साइड पर जाना चाहते हैं, और इसके चलते अगर आप देखें तो राकेश गंगवाल और साथ में राहुल भाटिया के बीच में थोड़ी सी अनबन यहाँ पर आपको देखने को मिली। और इसके बाद देखिए दिसंबर 2021 में ईजीएम भी बुलाई गई थी, लेकिन क्योंकि ट्रेंड कह रहा है कि लगातार ये अपना हिस्सेदारी घटाते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि लॉक इन खत्म होने के बाद फर्दर रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिले। तो लॉक इन आज से खत्म हो गया है। काफ़ी समय से जो दोनों प्रमोटर्स के बीच में विवाद था, वो फिर कुछ साल पहले सेटल हुआ, उसके बाद थोड़ा और हिस्सा बिक्री करी, अब थोड़ा और हिस्सा बिक्री आगे कर सकते हैं। उन्होंने कहा है स्टेप बाय स्टेप हिस्सा बिक्री वो करने वाले हैं। चोपड़ा साहब, इंडिगो पर कोई राय रखते हैं सर? देखिए, जिस तरीके के रिजल्ट इंडिगो ने दिए थे, नो डाउट इस समय सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है भारत की, और जितना ट्रैफिक वो मैनेज कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ से वो आगे ही बढ़ेंगे। नए प्लेन्स भी ऑर्डर करे हैं उन्होंने, और ये सब रहता है। थोड़ा करेक्शन देखने को मिला हमें 3300 पे जाने के बाद, पर मुझे लगता है कि एक बार दोबारा से आपको मौका मिलेगा। अगर ये आपको 2800 की रेंज में मिलता है, गैप है 2700 और 2800 के बीच में, और मुझे लगता है गैप थ्योरी अक्सर काम करती है टेक्निकल एनालिसिस में।
तो मुझे लगता है एक बार अगर आपको 2750 और 2800 के आसपास कहीं मिल जाता है इंडिगो, तो बहुत ही अच्छा लेवल है लॉन्ग टर्म में लेके रखने के लिए। जिस तरीके से ये लोग जो एयरलाइन ट्रैफिक ये लोग मैनेज कर रहे हैं और जितना बड़ा मार्केट शेयर है आज इंडिगो का, मुझे लगता है कॉम्पिटिटर्स को समय लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो इंडिगो इज अ रिकमेंडेशन ओनली, एक बार थोड़ा सा नीचे आ जाए अगर वो 2750 और 2800 के बीच में आपको मिलता है। ओके, तो 2850, 2800, 2700 के आसपास ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। इंटरग्लोब इस पर रखिए नज़र रखिए। बॉम्बे बर्मा पर कुणाल जी एक बार चार्ट भी पुल अप कर लीजिए। 8% ऊपर है, नतीजे इसके आए हैं। मुनाफा 158 करोड़ से बढ़कर 457 करोड़ का मुनाफा है। 300 करोड़ से मुनाफा बढ़कर आया है। हालांकि आय में कुछ ज़्यादा बढ़त नहीं है, 4,280 करोड़ से बढ़कर 4,337 करोड़ की आय यहाँ पर आती हुई दिख रही है। कुछ वन टाइम गेन होगा यहाँ पर या कुछ सब्सिडीज से ट्रांसफ़र हुआ होगा रिजर्व, क्योंकि एबिटा फ्लैट है, मार्जिन फ्लैट है, रेवेन्यू फ्लैट है, सिर्फ मुनाफे में बढ़त है। तो आई थिंक कुछ रिजर्व ट्रांसफर्स हुए होंगे सब्सिडी की तरफ से होल्डिंग कंपनी को, बट 10% ऊपर इस समय स्टॉक दिख रहा है। कुणाल जी बॉम्बे बर्मा एक बार देख लें सर। देखिए दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में बीबीटीसी यानी बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में खरीदारी की राय दी थी, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वन वे तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है और आज बहुत बड़ा एक मूव आता हुआ दिख रहा है। तो हमारी यहाँ पर मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि ट्रेडिंग लायक शेयर नहीं है। जिनके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल बने रहे और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि 2200 का लेवल भी यहाँ पर मुमकिन है, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में पेशेंट इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। जिनके पास पहले की पोजीशन है या रिजल्ट के लिहाज से बना रखी है, होल्ड करें और एक स्टॉप लॉस रख लें 1750 के आसपास। ओके, तो ट्रेडिंग के लिहाज से अवॉइड करें, बट अगर है आपके पास पोजीशन तो होल्ड कर लिए, कोई परेशानी नहीं है इस पर। एक स्टॉक जिसमें अगर आपको पोजीशन है तो थोड़ी आज परेशानी हुई है, वो है हिंडाल्को। अभी थोड़ी देर पहले इसके नतीजे आए थे, उसका भी रिएक्शन है। साथ ही नतीजों से पहले ही स्टॉक 15% गिरावट दिखा चुका था, उसका भी इंपैक्ट है। जरा समझते हैं आज हुआ क्या है हिंडाल्को में। आशीष है हमारे साथ। आशीष बताइए, नतीजों के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है और नतीजा आने से पहले ही जो स्टॉक गिर गया था वो क्यों हुआ था? दीपांशु, नतीजों की बात की जाए तो जितना एक्सपेक्टेड था बिल्कुल उसके मुताबिक प्रदर्शन देखने को मिला हर पैमाने पर, चाहे आप आय, मुनाफा, एबिटा मार्जिन देखें या फिर अगर आप देखें तो जो नेट डेट है तिमाही दर तिमाही, इसमें भी रिडक्शन है। सब कुछ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात है कि कंपनी के पास अगर आप देखें तो केपेक्स प्लान काफ़ी ज़्यादा है। चाइना में इनका एक केपेक्स चल रहा है, यूएस में इनका एक केपेक्स चल रहा है। तो वहाँ पर अगर आप देखें तो एक एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग और रोलिंग प्लांट है, जिसके लिए अगर आप देखें तो इन्होंने जो केपेक्स की रिक्वायरमेंट है, इसमें जो गाइडेंस दिया वो 64% ज़्यादा है। यानी पहले जो केपेक्स 250 करोड़ में होना था, अब कंपनी ने जो रिव्यू किया उसके बाद पता चल रहा है कि $410 करोड़ यहाँ पर खर्च देखने को मिलेंगे, यानी 64% का इजाफा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसे तो ज़्यादा लगेंगे ही लगेंगे, साथ में अगर आप देखें तो 9 से 12 महीने का समय अतिरिक्त यहाँ पर लग सकता है। और साथ में जो IRR ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, ये मिड टीन्स का था, यानी 15-16% के आसपास था। अब इनकी तरफ से जो गाइडेंस निकल कर आ रही है वो लो डबल डिजिट के आसपास, यानी 11-12% के करीब आप समझ लीजिए यहाँ पर। यानी रिटर्न थोड़े से कम मिलेंगे जितना बाजार अनुमान लगा रहा था। साथ में आप देखिए जो केपेक्स की जो निवेश है वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ रहा है, इनफैक्ट थोड़ा नहीं 64% बढ़ रहा है। समय भी ज़्यादा लगेगा और इसी के चलते अगर आप देखें तो बाजार में बड़ा तेज रिएक्शन आया और नतीजे आने से पहले ही 12-13% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। प्रिसाइजली अगर मैं आपको बताऊं तो मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। कितने कब के बाद? मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी, कोविड के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। वाह, चोपड़ा साहब, मुझे मालूम है आपका तो काफी बुलिश व्यू रहा है, आपके टारगेट्स भी कई बार आए हैं। 400 के लेवल पर भी आपने 600 की बात करी थी, वहां पर भी स्टॉक गया था, बट एक ही दिन में आज एक बड़ा कट आ गया है नोवेलिस के कंसर्न्स के बाद, स्पेशली ये जो केपेक्स कंसर्न्स आए हैं। जरा एक बार राय दें सर फ्रेश हिंडाल्को पर इन डेवलपमेंट्स के बाद। सर दीप, वैसे मैंने 260-270 पे रिकमेंड किया था और अनिल जी ने एक वादा भी किया था उस समय। वो वादा अभी भी बाकी है और मैं आशा करता हूँ जल्दी ही पूरा होगा। दूसरी बात हिंडाल्को, अगर आप कहें तो मैं करवा सकता हूँ अभी तुरंत ही, कल या परसों। कल कितनी तारीख है? कल 14 तारीख है। कल ही मेरे ख्याल से, कल या परसों। कुमार मंगलम बिरला साहब वहाँ पे है आपकी उधर ही दिल्ली में ही। अच्छा, हाँ, उनसे मुलाकात का वादा करवा दिया था हिंडाल्को के लिए। वो उनका वो जो पेंट्स वाला बिजनेस है ना, उसके प्लांट का इनोग्रेशन होने जा रहा है चोपड़ा साहब। तो जी हमारा इनविटेशन भी है, हम आपको अपने प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पर भेज सकते हैं सर। आपके साथ चाय पीने का वादा था सर।
मेरे साथ तो चाय सर, क्या बात है, हम तो डिनर करेंगे साथ में। और एक मैंने बहुत आपके लिए खास जगह ढूंढी है सर डिनर के लिए। पूछिए कौन सी? बताइए ना सर। अरे वही आपकी वाली, जब भी आपने थोड़ी देर पहले नहीं बताया, आपका फूड बिजनेस। जी 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 बिल्कुल सर, बताइए, हिंडाल्को की बात करते हैं। नहीं सर, बॉस वेलकम मुंबई में। आप आइए, चाय के हम बिल्कुल साथ में लंच या डिनर कुछ करेंगे। मेरा वादा पक्का है। मुझे दोस्त सर ने 2 चीज़ बोली थी, एक तो चाय पीनी है, दूसरा कि कुमार बाबू से मुलाकात करनी है। दोनों करा हाँ, दोनों करवा दीजिए सर। बिल्कुल सर। जी सर। देखिए, नो डाउट केपेक्स एक्सपेंशन हुआ है। केपेक्स बढ़ने की वजह से बाजार को ये बात अच्छी नहीं लगी, नोबेलिस में जो एक्सपेंशन किया जा रहा है। मगर मैं ये मानता हूँ कि कुमार मंगलम साहब एक बड़े सजे हुए बिजनेसमैन है, और किसी कारण से, स्ट्रेटेजिक कारण से ही ये केपेक्स प्लान हुआ होगा। और अगर इंटरनेशनली अगर ये प्लान हो रहा है तो उनका जो बिजनेस की जो विजन है, विस्तार की जो विजन है, कई बार मार्केट इमीडिएटली नहीं समझ पाता। तो ऐसा नहीं है हिंडाल्को में कुछ बहुत ज़्यादा खराबी हो गई है, आज ही रिजल्ट आए हैं और मेरे हिसाब से रिजल्ट लगभग इन लाइन है। अगर अगर उसको आप बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं कह सकते तो इन लाइन तो ज़रूर है। तो बाजार में तेजी का आलम बना और हर जगह तेजी देखने को मिली। इतना क्रैक आएगा ये मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि निफ्टी कंपनी है, इस तरीके से क्रैक करेगी ये मैंने सोचा नहीं था। पर मैं कहूँगा ये लेने का मौका है। अगर आपको मेटल्स में घुसना है तो हिंडाल्को वन ऑफ द सेफेस्ट शेयर है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है और भारत में भी जो प्रेजेंस हैं, जो हिंडाल्को के पास माइंस हैं, जो ये काम करते हैं, वो बहुत ही सराहनीय है और क्वालिटी कंपनी है। अगर आपको ये मिली 500 के लगभग तो बहुत अच्छा लेवल है इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखने का। मैं दोबारा से रीआइटरेट करूंगा, मेरे को दोबारा से ये 600 650 जाते हुए दिखता है। समय लगेगा मगर एक अच्छी कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है। आई होप इसके अलावा कुछ ना हो जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जितना हम देख पाए हैं, जितना मैं समझ पाया हूँ रिजल्ट देखकर भी, एक नीजक रिएक्शन है और ये रिएक्शंस जनरली बाय इन हो जाते हैं और ये जो डाउनवर्ड गैप है ये कवर हो जाएगा। तो मैं तो बहुत फैन हूँ हिंडाल्को का और मुझे लगता है दोबारा से उसी लेवल पे जाना चाहिए। और लॉन्ग टर्म मैंने जैसे पहले भी एक बार बोला था कि लॉन्ग टर्म टारगेट मुझे लगता है 900 भी अटेन कर सकता है। तो क्वालिटी कंपनी है, ये लेने का समय है, परेशान होकर बेचने का नहीं। के तो ये है हिंडाल्को, जहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट के बाद खरीदारी का मौका आपके लिए नीचे के लेवल पर बन सकता है। आइए मौके कुछ बता रहे हैं आपको वागले साहब भी, बिल्कुल पहले उनके लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। पीटीएसटी करना है डीएलएफ में 830 का एक रेजिस्टेंस इसने निकाला है, 831 का भाव है। मुझे लगता है एक 7 से 8 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 822 823 का, और 850 तक जाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कल के दिन में 850 का भाव डीएलएफ दिखा सकता है, मार्केट ने थोड़ा भी साथ दिया तो। ओके, तो डीएलएफ वापस मोमेंटम में आ रहा है। रियल एस्टेट स्टॉक्स, इस पर भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। डीएलएफ पर रखिए नजर। बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स भी सुबह आप मूवमेंट दिखाई रहे थे, अभी भी अच्छे एक्शन में आ रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। सीमेंस अब थोड़ा मोमेंटम पकड़ रहा है, 2% ऊपर है नतीजे के बाद, अब थोड़ी मूव इस पर आ रही है। हैवेल्स ये एक और काउंटर है जहां पर आपको इंटरेस्टिंग मूव इस समय आती हुई दिख रही है। सुमित जी एक बार हैवेल्स का चार्ट देखें सर, अच्छे एक्शन में, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर। दिवांशु, हैवेल्स में ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक पिछले 4 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है और 1360 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे हैवेल्स में मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। फिर ऊपर में स्टॉक 1380 से लेके 1400 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है और पोजिशनली इसके अंदर और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। नीचे में जो स्टॉक का चार्ट पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1330 1335 के पास है, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। 1400 प्लस के लेवल जल्दी आने वाले दिनों में हैवेल्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए हैवेल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। अच्छा एक्शन बन रहा है। श्रीराम फाइनेंस, यहां पर भी आपको एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सुदीप सर एक बार श्रीराम फाइनेंस के चार्ट को देखिए, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, अच्छी मूव है, इसमें भी 3.5% ऊपर। दिवांशु, जो हिसाब से श्रीराम फाइनेंस में आज जो मूव आया है नीचे 2235 का लो लगा के, इनफैक्ट तो कल के लो के नीचे आज लो बना के अब जो हिसाब से स्टॉक खींच रहा है और यहाँ पे स्टॉक अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे फिर से एक बार शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक अपने पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है
और साथ ही साथ जो हिसाब से वीकली का चार्ट है, वीकली के चार्ट पे भी यदि हम देखें तो एक बहुत अच्छा लेवल था जो 2230 2250 का जो लेवल है वहीं से रिबाउंड हुआ है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छे सपोर्ट जोन से रिबाउंड हो रहा है, और जो हिसाब से अभी मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में, तो 2310 के स्टॉप लॉस से 2370 2380 तक के अपसाइड के लिए हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्टॉक को बढ़ने के लिए। तो 2310 के स्टॉप लॉस से इसे होल्ड कर सकते हैं। ओके, 2310 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चल सकते हैं श्रीराम फाइनेंस। इस पर भी अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स में भी आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है इस समय। IEX 3.5% ऊपर है। ये स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है आज। एक बार इसके चार्ट पर भी राय लेते हैं। बंसल जी, जरा IEX इसको देखें, पावर स्टॉक्स से जुड़ा है और आज अच्छी मूव दिखा रहा है, 3% ऊपर, डेज हाई पर 145 का लेवल IEX पर सर। दीपांशु, अच्छी बुलिश कैंडल बन रही है। कल के हाइस के ऊपर स्टॉक निकल रहा है। टेक्निकली जिनके पास है होल्ड करें, और यहाँ पर 141 के स्टॉप लॉस के साथ IEX में खरीदारी की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 147 पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 151 का। तो यह है आपके लिए IEX, यहाँ पर रखनी है आपको नजर। आइए, आई लेटर का एक और स्टॉक जिस पर करना है फोकस, और वो है IRCTC। इसके नतीजे आज ही आने वाले हैं। एक बार चलते हैं नुपुर के पास और समझते हैं कैसी रहेगी परफॉर्मेंस। नुपुर बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे उम्मीद है कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रह सकती है। करीबन 18% से कंपनी की आय इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई आपको नजर आ सकती है। 1080 करोड़ का हमारा अनुमान है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो वहाँ पर भी आपको 17% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आ सकती है। 380 करोड़ का अनुमान लेके चल रहे हैं। मार्जिन 35% के किए थे, इस बार भी उम्मीद है कि 35% के मार्जिन रहेंगे। और मुनाफा देखें तो 19% की ग्रोथ यहाँ पर भी आपको दिख सकती है, करीबन 305 करोड़ के आसपास का। लोकल लोअर मार्जिन कारोबार में अच्छे प्रदर्शन से जो है कंपनी की आय में बढ़त आपको आती हुई नजर आ सकती है। कैटरिंग और टूरिज्म दोनों ही कारोबार में देखें तो अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद है। साथ ही साथ जो एक्सपेंशन सरकार कर रही है टूरिज्म में, जिस हिसाब से हम बढ़त देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी तिमाही IRCTC के लिए वो अच्छी रह सकती है। ओके, तो अच्छी रह सकती है। एक बार सुदीप जी से जरा IRCTC के चार्ट पर भी राय लें। सुदीप जी बताएं सर, IRCTC 910 का लेवल अच्छे मूड में दिख रहा है आज, बाकी रेलवे स्टॉक्स के साथ ये भी। जी दीपांशु, IRCTC का यदि हम चार्ट देखें तो एक जो हिसाब से प्रीवियसली नवंबर से स्टॉक में जो मोमेंटम 650 रुपए से बना था, कम से कम ये 35% ये स्टॉक ने जो अभी रिट्रेस कर दिया। और साथ ही साथ आप देखिए 50 DMA से आज रिबाउंड कर रहा है। ऑल्दो फर्स्ट डे ऑफ रिबाउंड, पर इसके पहले भी एक ऐसा ही एक क्रैक आया था ये शेयर में 18 जनवरी को, जब स्टॉक 870 का स्टॉक ने लो बनाया था। आज एग्जैक्टली वही लेवल से 877 से आज घुमा है स्टॉक। तो काइंड ऑफ आप एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बोल सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है एक बार ये एक सपोर्ट जोन तो बन ही रहा है, पर अब यहाँ से क्या ये बढ़ सकता है, तो इसके लिए मुझे लग रहा है 918 920 के लेवल के ऊपर यदि सस्टेन करता है तो एक मूव 963 तक ये स्टॉक फिर से दिखा सकता है। तो सपोर्ट तो बना रहा है, बट फॉर यहाँ से फर्दर अप्रूव के लिए मुझे लग रहा है 918 920 के ऊपर स्टॉक को सस्टेन करना पड़ेगा। 20 के ऊपर टिकेगा तो और आगे बढ़ेगा, ये मानना है IRCTC से। पहुंच तो रहा है, वहां पहुंचता रुक जाता है। सुदीप जी ने अंदाज तो एकदम सही लगाया कि उसी लेवल के ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है। गुजरात गैस, यह है एक और स्टॉक जिस पर आपको रखनी है नज़र, और इसलिए रखनी है नज़र क्योंकि आज आने वाले हैं नतीजे। कैसे रहेंगे रिजल्ट, जरा एक बार अनुमान जान लीजिए। नुपुर हमारे साथ है, अनुमान लेकर बताएं। बिल्कुल सर, ऑपरेशनली नंबर्स कमजोर रह सकते हैं गुजरात गैस के। वॉल्यूम्स में बढ़त की वजह से आपको आय में तो बढ़त नजर आएगी, 5% से इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई दिख सकती है। 4030 करोड़ का हमारा अनुमान है, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा इस बार 4% से गिर के आपको 470 करोड़ के आसपास आते हुए दिख सकता है। मार्जिन में आपको दिख सकता है दबाव, करीबन 13% के मार्जिन किए थे कंपनी ने पिछले क्वार्टर में, इस बार 12% के मार्जिन रह सकते हैं, और अकॉर्डिंगली भी मुनाफा आपको गिरते हुए दिखेगा। 5% की गिरावट यहाँ पर लेके चल रहे हैं। PNG सेगमेंट में बढ़ोतरी से वॉल्यूम में 2% की बढ़त की उम्मीद है, जिसकी वजह से आय में ग्रोथ आपको दिखेगी। लेकिन स्पॉट LNG की कीमतें जो है वो उच्चतम लेवल पर फिलहाल है, जिसकी वजह से EBITDA में आपको गिरावट आती हुई दिख सकती है। गैस के यूसेज को बढ़ावा देने के लिए कंपनी जो है वो लगातार कारोबार भी कर रही है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली आगे वॉल्यूम्स को लेकर और प्राइसेस को लेकर। लेकिन फिलहाल Q3 में जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होगी, जो EBITDA होगा और जो मार्जिन होंगे, वहाँ पे दबाव आने की उम्मीद है।
ओके, थोड़ा दबाव रह सकता है इस पर। देखते हैं गुजरात गैस परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। कुणाल जी, एक बार चार्ट्स भी देख लें सर। गुजरात गैस की आज एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कुछ ज़्यादा खास मूव नहीं आ रही इसमें। देखिए, एक हल्का फुल्का स्लाइड हमने पिछले कुछ दिनों में इसमें आता हुआ देखा दीपांशु, और मुझे लगता है कि स्टॉक अब एक सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है। ये 560 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, 562 का भाव है। तो मुझे लगता है कि करेक्शन अच्छा खासा स्टॉक में हो चुका है। यहाँ पर इन लेवल्स पर सपोर्ट है, तो जिनके पास पोजीशन है बने रहने की मेरी राय है। एक स्टॉप लॉस रखें 555 रुपए के आसपास, 555 के स्टॉप लॉस से फिलहाल होल्ड करने की राय। ओके, 555 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें गुजरात गैस। कुछ ज़्यादा खास इस समय मूव आ नहीं रही है। एनएलसी इंडिया, इस पर एक अच्छी मूव आ रही है। सुमित जी, एक बार एनएलसी इंडिया का चार्ट देखें सर। अच्छे फॉर्म में है, टॉप मोमेंटम में, 14% मूव और पिछले 5 मिनट में एक बढ़िया स्पाइक इस पर आते हुए दिखा है सर। दीपांशु, लास्ट 4-5 दिनों की गिरावट के बाद मोमेंटम बनाया आज, और लोअर लेवल से एक अच्छा खासा रिकवरी भी है। स्टॉक का जो इमीडिएट ऊपर में हर्डल और रेजिस्टेंस है वो 250-252 के पास है, यानी 250-252 का लेवल टूटने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा, और फिर आने वाले दिनों में 275 से लेके 280 रुपए तक के लेवल एनएलसी इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो इमीडिएट नीचे में अभी फ्रेश सपोर्ट या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा 225-230 के पास का बनेगा, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 252 का ब्रेक होने का वेट करें, उसके बाद 275-280 देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एनएलसी इंडिया, जहां पर आपको रखनी चाहिए नज़र। अच्छा एक्शन इस पर आ रहा है, आईआरएफसी पर अच्छा एक्शन आ रहा है, इरकॉन पर भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एनएचपीसी में भी एक बाउंस बैक है नतीजों के बाद। कल काफ़ी भारी पिटाई हुई थी, एसजेवीएन की भी कल भारी पिटाई हुई थी, वहां पर भी रखनी है नज़र। एक बार चोपड़ा साहब से पावर स्टॉक्स पर भी राय लें सर। एसजेवीएन सर नतीजों ने डिसअपॉइंट किया, एनएचपीसी के नतीजों ने डिसअपॉइंट किया। टाटा पावर भी अपना केपेक्स थोड़ा रोल बैक कर रहा है 20% से, जो पहले के टारगेट से उतने अग्रेसिव टारगेट्स अब लेकर नहीं चल रहे हैं। क्या थोड़ा ज़्यादा ओवर एग्जूबरेंस हो गया था पावर स्पेस में, और थोड़ा बाजार को अपने एक्सपेक्टेशन करेक्ट करने का समय आ गया? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ओवरऑल यूफोरिया था। ये लगभग जनवरी के शुरुआत से मैं बोल रहा था यूफोरिया पैदा हो रहा है, और खास करके सरकारी स्टॉक्स में। और जहां जहां मौका मिले तेजी में निकलते जाइए, अदरवाइज ऐसा ही होता है, फंस जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, और 25-30% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ऐसा नहीं है पावर स्टोरी खत्म हो गई या प्रॉब्लमैटिक है, जैसे मैंने पहले हिंडाल्को के बारे में भी कहा। तो ये सारी कंपनीज अच्छी हैं, एनएचपीसी भी, एसजेवीएन भी, ये सब ठीक है। मगर जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन बाजार लगा के बैठ गया था, जो वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई थी, इवन अगर आप रेलवे स्टॉक्स की बात करें या किसी और की करें, तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई थी। और ऐसा होता है कि कई बार कुछ तिमाहियां खराब होती हैं, तो इससे कंपनियां खराब नहीं हो जाती। ये पूरा सेक्टर अच्छा है। मैं दोबारा बोलता हूँ, जिस तरीके की ईवी का डिमांड भारत में है, जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, बिजली की आवश्यकता है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितने नए घर बन रहे हैं, जितना सड़कें बन रही हैं, गाँवों को जोड़ा जा रहा है, तो बिजली के बिना कैसे हो पाएगा विस्तार? तो बिजली तो चाहिए, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी चाहिए, बिजली बनाने वाली भी कंपनीज चाहिए, मीटरिंग सिस्टम्स वाली कंपनी भी चाहिए, एंसिलरी बिजनेसेस भी बहुत सारे खड़े हो गए हैं। तो ऐसे कुछ जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन स्टॉक्स में जो करेक्शन हुआ है वो थोड़ा सा और होगा, मुझे लगता है ये पेन झेलना पड़ेगा, और फ्रेश एंट्री पॉइंट्स बनेंगे। मैं अभी तो किसी में भी एंट्री करने का मौका मुझे नहीं लगता है। फ्रेश एंट्री पॉइंट्स बनेंगे, चाहे वो टाटा पावर हो, एसजेवीएन हो, एनएचपीसी हो, एनटीपीसी हो, सब में एंट्री पॉइंट्स बनेंगे। और ये ज़रूरी था शेक ऑफ, क्योंकि कई बार बाजार में अगर शेक ऑफ नहीं हो तो एक्सूबरेंस पैदा हो जाता, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया। तो मुझे लगता है कि जितनी भी पावर कंपनीज हैं उसमें थोड़ा सा और इंतजार किया जाए फ्रेश बाइंग के लिए, और जो ऑलरेडी लेके बैठे हैं तो वो लेके बैठे रहे। मुझे लगता है ये, जैसे मैंने एक शब्द यूज किया था, सतत विकास या विकास करती रहेंगी ईयर ऑन ईयर। और रूफटॉप सोलर की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें पावर क्षेत्र में नई होंगी आने वाले समय में, और मोदी सरकार वैसे भी पावर क्षेत्र में काफी काम कर रही है। तो बिल्कुल ऐसे घबराहट की आवश्यकता नहीं है। प्लस मैं ये भी कहूंगा, अभी फ्रेश एंट्री का भी टाइम नहीं बना, थोड़ा सा वेट करिए, लेट द डस्ट सेटल डाउन, और उसके बाद फिर हम एंट्री करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय इन सरकारी कंपनियों पर। लेकिन सरकारी कंपनियों पर ही बात करते करते थोड़ा सा हम और आगे निकल जाते हैं, जिनके नतीजे आ जाने वाले, वो है नेल्को। आइए जान लेते हैं किस तरह के रिजल्ट्स रहेंगे। नेल्को हिंडाल्को के रिजल्ट्स आपने देखे, सेल के भी देखे, थोड़ा बहुत अंदाज लगाने की कोशिश उनसे करते हैं।
आशीष हमारे साथ तैयार है अनुमान लेकर। आशीष बताएं। सर हल्के सुस्त कमज़ोर साइड पर देखने को मिल सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान वॉल्यूम्स थोड़ी सी घटी हैं, इसके चलते जो टॉप लाइन है इसमें 6.5% की गिरावट है। यानी जो आय पिछले साल इसी तिमाही के दौरान स्टैंडअलोन बेसिस पर 3,290 करोड़ थी, इस बार घटकर 3,077 करोड़ देखने को मिल सकती है। एबिटा मोर और लेस हल्की कमजोरी के साथ फ्लैट ही है, 460 करोड़ पिछले साल था, इस बार 441 करोड़, 4% की गिरावट यहाँ पर है। मार्जिन हालांकि 14% पर आपको स्टेबल देखने को मिलेंगे और जो टोटल मुनाफे का आंकड़ा है यहाँ पर अगर आप देखें तो 19% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। 274 करोड़ से घटकर 222 करोड़ का एस्टिमेट है। नतीजे थोड़े से सुस्त और हल्के कमजोर आएंगे। नतीजे थोड़े सुस्त हल्के कमजोर आएंगे, कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्टेशन। तीन तो एडजेक्टिव लगा दिए भाई तुमने। हल्के, सुस्त, कमजोर। अब मतलब क्या बाकी रखा? मतलब कुछ एक्साइटिंग नहीं दिख रहा है नालको में, दिक्कत ही है। तो मतलब या तो अच्छे हो तो ये एक्साइटिंग है, या खराब बोले तो एक्साइटिंग। हम ना अच्छा बोल रहे हो ना खराब बोल रहे हो। हल्के, सुस्त, कमजोर से हम क्या समझे? नॉट एक्साइटिंग। नॉट एक्साइटिंग। ओके, अब आशीष को एक्साइटमेंट ही नहीं रिजल्ट का, फिर भी अनुमान तो बनाया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका। रिजल्ट आने पर बता तो देंगे आप? बिल्कुल सर, रिव्यू अच्छा देंगे। अगर नहीं अच्छा तो अच्छे आएंगे तो देंगे। इन डिटेल। हाँ, अच्छा आएगा तो अच्छा दोगे, कहाँ से दोगे? आपके हाथ में थे, आप तो अभी भी अच्छा दे देते हैं अगर होना तो चाहिए। मतलब जैसे भी आए रिजल्ट बता देना बस। यस सर, यस। थैंक यू, धन्यवाद। आते जाते रहिएगा। जा रहे हैं? नहीं सर, अभी तो बैंक से बेनिफिट है। हाँ, बने रहिए। मेन काम तो आप बाकी अभी आशीष का। अच्छा, उससे पहले एक बार स्ट्रैटेजी ले लें। बिल्कुल ले लीजिए। फाइनल स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अंजी से 3 पीस की। सर कुछ ज़्यादा खास एक्शन दिख नहीं रहा है, थोड़ी नरमी दिख रही है अमेरिकी फ्यूचर्स में। डाउ फ्यूचर्स 80 अंक नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स अब आपको 100 अंक नीचे दिख रहे हैं, तो थोड़ा प्रेशर है लगातार पिछले 5 दिनों से। वैसे यहाँ पर नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो आज थोड़ा पॉज लेने का लग रहा है एक सेंस है। कल भी देखा था हल्की गिरावट नैस्डैक S&P में दिखी ही थी। अदरवाइज कुछ ज़्यादा खास संकेत नहीं है। आज इनका इन्फ्लेशन डेटा आएगा तो थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है बाजार उस डेटा के बाद। बताएं सर क्या करना है? कुछ भी नहीं, जितना फ्रेश पोजीशन तेजी की बना कर जानी है, न मंदी की पोजीशन बनानी है, बस जो है वो आप मैनेज करिए। आप लॉन्ग पोजीशन लेकर बैठे हैं तो 21,600 का पुट ऑप्शन ले लेना आपके लिए ठीक रहेगा। शॉर्ट है तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी चाहें तो 21,850 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, कल वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा एक्शन भरपूर रहेगा भी। नीचे की तरफ आप 45,000, ऊपर की तरफ 46,000 को आप मानकर चल सकते हैं। बीचों बीच आप बंद हो रहे हैं, तो अगर आप चाहें इतने दूर का ऑप्शन कोई खरीद कर हेज करना चाहें तो आपकी मर्जी है। नई खरीदारी या बिकवाली कल ही करेंगे, सिंपल। इंट्राडे के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस न निफ्टी में ट्रिगर हुए शॉर्ट साइड पर, न बैंक निफ्टी में हुए। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में न लॉन्ग साइड पर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं, न शॉर्ट पे, तो फिर कुछ भी नहीं करें। जिस रेंज में स्टॉप लॉस लिए वहीं पर बंद हो रहे हैं। इंट्राडे का तो जिनका जो होना था वो हो ही चुका है, खत्म बात। ठीक है सर, चलिए कुछ ना करें, एंजॉय करिए। ऊपरी स्तरों पर कहा भी था बैंक निफ्टी में अब फ्रेश एंट्री मत करिए। वहां से देखिए बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया है, लेवल्स होल्ड, वहीं टॉप बना दिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जगह आपने सवाल एक सही टाइम पे पूछा, जब 45,725 के आसपास चल रहा था, क्योंकि वही लेवल था सुबह। और ऐसा नहीं कि मैंने उस वक्त बोला इसलिए वहाँ से, जबकि सुबह भी वही लेवल था अपना। तो स्टॉप लॉस ही आज 45,750 का हाई भी आप देख लीजिए वहीं पर। तो बैंक तो आज्ञाकारी तो है ही है, लास्ट ऐसा थोड़ी आज ही आज्ञाकारी है, तो पहले से आज्ञाकारी है। बात मान रहा है। चलिए ये है आपके लिए व्यू। बॉश के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, एक बार हाईलाइट कर दूं आपके लिए। थोड़ा बड़ा स्टॉक है वैसे, 2% ऊपर है। आय 3,660 करोड़ से बढ़कर 4,250 करोड़ की आपको आती है। 5 करोड़ की आई है। हमारा अनुमान 4,205 एग्जैक्टली अनुमान मुताबिक, वेरी नाइस, बिल्कुल अनुमान मुताबिक आपको आय आती हुई दिखी है। इनकी मुनाफा 518 करोड़, ये बढ़िया सर। 390 का अनुमान था। मुनाफे के नंबर बहुत जबरदस्त, 391 करोड़ का अनुमान था, 518 करोड़, तोड़फोड़ नंबर है दीप। ये तो बहुत ही मजबूत नंबर माने जाएंगे। बॉश के नंबर दमदार है। एबिटा भी अनुमान से बेहतर है, 578 करोड़ का एबिटा है, 486 का अनुमान था। 20% से ज्यादा की बीट एबिटा में है। और मार्जिन देखिए सर, 13.8%, 13.8% के। अमेजिंग, बहुत बढ़िया नंबर, शानदार नंबर से, बेहतरीन, दमदार, बहुत ही तगड़े नंबर से दीप। किसी भी पैरामीटर पर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाकर देखें, बॉश के नंबर्स बहुत ही जबरदस्त आपको नजर आएंगे। ऑपरेशन फ्रंट पर बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आई है। अब बॉश के चार्ट्स कौन देखेगा? कुणाल जी, 5 डिजिट के ज्यादा दबाव तो नहीं बनेगा आप पर चार्ट देखने में? नहीं अनिल जी, देखिए बॉश से तो अनिल जी पुराना नाता है। बॉश जब माइको होता था अनिल जी, मैं तब से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो बॉश से तो अनिल जी पुराने संबंध है, पुरानी यादें जुड़ी है। तो इसका चार्ट देखने में अनिल जी कोई किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है।
और 26,000 का भाव हो गया। अनिल जी जबरदस्त चार्ट है, जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। ये ट्रेडिंग योग्य शेयर नहीं है, इसमें जिनके पास पोजीशन है निवेश की मेरी राय है। फ्यूचर्स में जरूर है लेकिन ये ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, निवेश करके चले। मुझे लगता है और भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस इसमें अनिल जी पोजिशनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 30,000 के लेवल्स मुझे लगता है अनिल जी इसमें कुछ समय में आते हुए दिखाई पड़े। 30,000 के लेवल्स पर जा रहा है बॉश, रखिए इस पर नजर। 205 का डिविडेंड भी आया है, जिस स्टॉक प्राइस है उस हिसाब से कुछ भी नहीं है, 1% की भी यील्ड नहीं आपको मिलती है उसमें। बट नंबर्स बढ़िया हैं, ऑपरेशनल बढ़िया परफॉर्मेंस आई है और स्टॉक भी स्पाइक कर रहा है। बॉश इस समय 5.5% ऊपर। आइए बैन से बेनिफिट अपडेट ले लेते हैं आशीष के साथ। तेरह स्टॉक्स की ऑलरेडी लिस्ट है आशीष, बताएं और क्या होगा यहाँ पर। दीपांशु बहुत लंबी लिस्ट है और लग नहीं रहा है कि संख्या कम होगी, क्योंकि एक स्टॉक ऐसा है जो एंट्री कर रहा है और एक स्टॉक है जो एग्जिट कर रहा है। पहले एग्जिट वाला बताता हूँ। हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर पोजीशन 80% से कम आ गई, 79.3% है प्रिसाइजली, तो ये स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। एंट्री करने के लिए आप नाल्को है, जिसका आप बता भी रहे थे अभी, यहाँ पर 98.63% है, 99% आप राउंड फिगर समझ लीजिए, तो 95% के आंकड़े को क्रॉस कर लिया। नाल्को आपको बैन में दिखेगा। एक स्टॉक और है जिसने 95% को जस्ट अभी बात करते करते ही क्रॉस किया, लेकिन इसने कल भी ऐसा किया था, आज भी ऐसा डाउटफुल ही लग रहा है। कल पोजीशन कैनरा बैंक की बंद हुई थी 94.26% पर, अभी 95.17% है। 4 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। मुश्किल लग रहा है कि कैनरा बैंक बैन में आएगा। नाल्को आ सकता है, हिंदुस्तान कॉपर एग्जिट करेगा। आंकड़ा वही रहेगा 13 स्टॉक्स का। ओके, तो नाल्को बैन में आ जाएगा। आज रिजल्ट भी आने वाले, हिंदुस्तान के ऊपर 12 आएगा, तो और हैवी मेटल माइनिंग तो बराबर है। लेकिन इस बीच 27,000 का लेवल डीप दिख रहा है बॉश में। शानदार नंबर के दम पर 7% का बड़ा उछाल बॉश में दिखेगा। बहुत ही तगड़े नंबर के बाद 27,150 का हाई बनाया है, अभी भी 27,000 के करीब बॉश है, तो बहुत तगड़े नंबर से इसमें कोई डाउट नहीं, जिसके दम पर स्टॉक डे हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, शानदार होता हुआ दिख रहा है एकदम। एब्सोल्युटली, तो बॉश इस पर रखिए नजर, शानदार नंबर्स इस पर आए हैं। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, अडानी पोर्ट्स में मुझे मोमेंटम दिख रहा है, कुछ बिल्टअप हो रहा है। मुझे लगता है 1270-71 का करंट भाव है। एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके 1260 के नीचे का हल्का सा स्टॉप लॉस लेके ये स्टॉक 1300-1310 तक आपको कल के दिन में मिलना चाहिए। और अगर 1276-77 के ऊपर गया तो और ऐड करना चाहिए, मोमेंटम उसके बाद बढ़ेगा। अदानी पोर्ट्स, इस पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, मोमेंटम इस पर आपको बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉक में भी एक अच्छा स्पाइक आ रहा है। सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 1328, 1329, 1328, 1329 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के अंदर पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद लोअर लेवल से रिकवरी और रिबाउंड देखने को मिल रहा है। कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक करने को तैयार है। जैसे ही 1331 के ऊपर निकलेगा तो यहां से मोमेंटम ऊपर का देखने को मिलेगा और टेक महिंद्रा के अंदर 1350 रुपए से लेके 1360 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1305 रुपए, 1310 रुपए के पास है, तो 1310 के स्टॉप लॉस से टेक महिंद्रा में खरीदारी करें 1350, 1360 के टारगेट्स के लिए। 1350 और 1360 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा, इस पर आप कर सकते हैं खरीदारी। आईटी स्टॉक्स आज सुबह से ही थोड़े बेटर लग भी रहे थे हमें, और टेक महिंद्रा पर आपको एक्शन भी आते हुए दिख सकता है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इवेंटफुल डे रहा है और ट्रेंड बरकरार है। एक दिन बाजार गिरते हैं, फिर दूसरे दिन संभलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर संभलते हैं, और आज काफी अच्छे तरीके से बाजार आपको संभलते हुए दिखे भी हैं। निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बंद होने की तैयारी में आपको दिख रहा है। बैंक निफ्टी 525 अंक ऊपर आपको बंद होते हुए दिख रहा है। जबरदस्त मूव आई है पीएसयू काउंटर्स में। कोल इंडिया आपका टॉप गेनर है, 4.5% ऊपर। नतीजे इनके दमदार आए थे, आज सुबह हम बात भी कर रहे थे। एक्सिस आईसीआईसीआई सुबह से ही बजिंग है, टॉप गेनर्स हैं। कोटक बैंक का भी आपको पूरा सहारा मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एलएनटी, इन दिग्गजों ने भी बाजार का साथ दिया है। तो दिग्गज स्टॉक्स की तरफ से जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिखी है। आईटी तो हमें कह ही रहा था काफी मजबूत दिख ही रहा है सुबह से।
10-12 स्टॉक्स नीचे है। हिंडाल्को 12.5% का कट, नतीजों के बाद का तो थोड़ा सुधरा है, बट जो नोवेलिस के नंबर्स है और केपेक्स के आउटलुक है उससे थोड़ा कंसर्न बना है। ग्रासिम 0.4% नीचे है। डिवीज, अल्ट्राटेक, बीपीसीएल, एमएनएम, टाइटन, टाटा मोटर्स, नेस्ले, भारती, आईटीसी और इन्फोसिस यहाँ पर भी आपको परेशानी होती हुई दिखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त मोमेंटम रहा है काफी सारे स्टॉक्स में। ऑरेकल 7% ऊपर बंद हो रहा है। बॉश अभी नंबर्स आए थे 7% ऊपर बंद हो रहा है। हिंदुस्तान कॉपर बैन से बाहर आने की तैयारी में 5% ऊपर बंद हो रहा है। जीएमआर एयरपोर्ट्स में 5% की तेजी आपको दिखी है। कोल इंडिया, यूपीएल, चोला, वोल्टास, आईईएक्स, पेट्रोनेट, पीएनबी, मेट्रोपोलिस, सिटी यूनियन बैंक, ये सारे स्टॉक्स आपको गिरावट भारत फौज में थी, कल 10% गिरा था, 12% गिरा था, आज भी 3% नीचे। सेल, एस्ट्रल, नाल्को, एमसीएक्स, इंडस टावर, आरती इंडस्ट्रीज और नतीजों के बाद बीएचईएल ये भी कमजोर। ये कुछ एक स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिखाई दीप और अच्छी तेजी भी होती हुई दिखी है कुछ स्टॉक में, जिसमें ओरेकल, बॉश है। आज जनरली ये स्टॉक आपके इस लिस्ट में कम नजर आते हैं बढ़ने वालों में। आज दोनों टॉप गेनर बड़े स्टॉक और अननोन स्टॉक्स जो है आज मजबूती के साथ ऊपर आए हैं। आइए, ये था आज के बाजार का हाल और बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस कि ये आप और हम सभी जानते हैं कि डेली एक्सरसाइज हार्ट अटैक के खतरे को करता है कम, लेकिन ये आधा अधूरा सच है कि और पूरा सच है कि डेली एक्सरसाइज करने के साथ अगर कोई शुगर ड्रिंक्स का अधिक सेवन करता है तो उसे हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। दरअसल 30 साल की लंबी स्टडी के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पूरे सच को सामने लाया है और आज शाम 6 बजे इसी चौंकाने वाली स्टडी पर होगी हमारी चर्चा। समझेंगे कि आखिर शुगर ड्रिंक्स हार्ट के लिए खतरनाक क्यों है, क्या क्या खतरे हैं और साथ ही बचने के उपाय क्या है। शुगर ड्रिंक्स से प्यार, एक्सरसाइज बेकार। इसका मतलब ये नहीं कि शुगर ड्रिंक करें एक्सरसाइज ना करें, बोले ये तो छोड़ूंगा नहीं ड्रिंक्स तो लूंगा ही, एक्सरसाइज छोड़ दूं, ये बिल्कुल भी ना करें, उससे खतरे कम होते हैं। आइए, हमारा साथ देंगे इस खास चर्चा में डॉक्टर वनिता अरोरा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया और डॉक्टर मंजरी चंद्रा, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट। इन तीनों से करेंगे हम आज शाम के शो में मुलाकात। बंसल जी, चूँकि आपसे जुड़ा हुआ मामला, इन्हें से जुड़ा मतलब आपकी एक्सपर्टाइज से जुड़ा हुआ मामला, ड्रिंक्स, शुगर वाले ड्रिंक्स, तो कुछ कहाँ है बंसल जी? ओह माय गॉड, डिस्कनेक्टेड। हाँ, ओके, तो चलिए बंसल जी शायद दिख नहीं रहे, अगर होते तो पूछते जरूर उनसे। जी बंसल जी, इस पर कोई विशेष टिप्पणी शुगर ड्रिंक्स की वजह से हार्ट अटैक के बढ़ते हुए खतरों पर? नहीं अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी, डायबिटीज बेसिकली अनिल जी, डायबिटीज इज वेरी डेंजरस। बेसिकली डायबिटीज इज साइलेंट किलर अनिल जी। हार्ट अटैक क्या, हार्ट अटैक होता है तो डायबिटिक वाले को पता नहीं चलता है। और अनिल जी, एक प्रोग्राम शुगर ड्रिंक से ज्यादा आपको करना चाहिए फॉर दिस अल्कोहल के ऊपर। मतलब कि जिन लोगों को डायबिटीज है अनिल जी, काफी मेरी जानकारी में भी लोग हैं, दे स्टिल ड्रिंक अनिल जी। डायबिटीज के अंदर अनिल जी जो अल्कोहल है, इट्स अ बिग बिग पॉइजन अनिल जी। लीवर पे जो एक्शन डायबिटिक वाले के लीवर पे जो एक्शन करता है वो नॉन डायबिटिक वाले के नहीं करता है। तो शुगर ड्रिंक के साथ साथ आपको अनिल जी उन जो लोग ड्रिंक करते हैं उनकी फैमिली को अवेयर करना चाहिए कि अगर आपकी परिवार में कोई डायबिटिक है तो उसको बिल्कुल मतलब कि अल्कोहल को टच नहीं करना चाहिए। इस पर भी कुछ कीजिए अनिल जी। और डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर, तो अगर आपको डायबिटीज है तो किसी भी फॉर्म में शुगर को नहीं लेना चाहिए और शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने एडवाइस दी। और स्पेशली अगर आप ड्रिंक करते हैं तो डायबिटीज़ लोगों के लिए बहुत ही रिस्की हो जाता है, ये ध्यान में रखें। तो ये और साथ ही शाम वाला शो भी ज़रूर देखें। आज आपके लिए ये विशेष शो, शुगर ड्रिंक से प्यार, एक्सरसाइज बेकार। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार से खास तौर से पिछले महीने सेक्टर फंड में सबसे अधिक निवेश आया और लार्ज कैप कैटेगरी फिर से रफ्तार पकड़ती हुई दिख रही है। आज समझेंगे इक्विटी कैटेगरी में एसेट एलोकेशन की क्या हो सही स्ट्रेटजी। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए इक्विटी में मुनाफे की स्ट्रेटजी। हमारे साथ होंगे पंकज मठवाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट से। इन दोनों के साथ होगी शाम की विशेष चर्चा। जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्लाइमेट चेंज के चलते इंटरनेशनल ट्रेड के एक नहीं दो चौक पॉइंट्स बनते हुए दिख रहे हैं। लाल सागर में हुती विद्रोही के हमले के चलते स्वेज कैनाल तक का ट्रेड रूट प्रभावित हो रहा है, जबकि दूसरा अहम ट्रेड रूट यानी पनामा में 70 साल के सबसे चिंताजनक सूखे की वजह से पनामा नहर में जहाज़ों की आवाजाही बेहद सीमित हो चुकी है। दुनिया भर की जानकारी से ठीक संकेत नहीं मान रहे, तो आज इसी पर होगी हमारी इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी और इससे भारतीय व्यापार पर पड़ने वाले असर की भी जांच करेंगे। पनामा से स्वेज
संकट में ट्रेड। रात 8 बजे हमारी ये कवर स्टोरी है आपके लिए। फाइनल क्लोजिंग आपके लिए आपके सामने 21,743, नॉट बैड। आधा % की मजबूती के साथ डे हाई के करीब बंद होते हुए निफ्टी पर हम, और 45,500 के एग्जैक्ट लेवल पर बंद होते, 500 इधर 500 उधर, बीचों बीच में बंद होते हैं हम 1.25 से 1.5% मजबूत बैंक निफ्टी पर, और सेंसेक्स में 482 अंक ऊपर बंद होता दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का हाल देख लीजिए। फाइनली मिड कैप इंडेक्स 160 पॉइंट ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स 26 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ हरे निशान में शानदार रिकवरी के साथ आपके सामने। ये है आज का हाल। बढ़ने वाले शेयर जरूर आज कम रहे, कमज़ोर थे शेयर थोड़े से ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल इंडाइसेस में रिकवरी बनती हुई दिखी। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और वागले साहब का धन्यवाद। सुदीप शाह साहब का, चोपड़ा साहब का भी आज हमारा साथ देने के लिए। इजाज़त मुझे और दीप को।